बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करें और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ करते हैं। कुछ शहर की अहम खबरें डिस्कस करेंगे, अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे और फिर सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। आपको कुछ बताएंगे कि आप सेल्स से किस तरह भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, आज के भाव क्या हैं, ये सब चीज़ें आगे चल के प्रोग्राम में आपके साथ हमने शेयर करनी है। लेकिन आगाज़ करते हैं शहर की सूरत हाल से, यानी अपनी टॉप स्टोरी से। पहली खबर हमारे पास है जी, करोड़ों का घपला सामने आ गया। जाली रसीदों पर CT स्कैन और MRI टेस्ट करवाने का इंकशाफ हुआ है। नाकिस ट्रांसफार्मर खरीदारी सिस्टम पर बोझ साबित। नाकिस ट्रांसफार्मर की वजह से तवील बंदिश। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत कौन सुधारेगा, खस्ता हाल बसों ने शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। और इसके बाद जी हमारे पास खबर है, मेयर लाहौर चार्ज संभालने के लिए टाउन हॉल पहुंच गए। सरकारी अफसरान दफातर को ताले लगा करवाए। जी तो नाज़रीन, उस्मान हमारे साथ मौजूद थे। हाई कोर्ट में जो वाक़या पेश आया उसकी डिटेल्स उस्मान ने हमें बताई हैं। आज की टॉप स्टोरीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल शुक्र है। दुर्रे नायाब, पहली खबर की तरफ चलते हैं। जनरल हॉस्पिटल से खबर है, जाली रसीदों पर टेस्ट और करोड़ों घपलों का इंकशाफ हुआ है। माफिया का जाली रसीदों पर CT स्कैन और MRI टेस्ट करवाकर सरकारी खजाने को चूना लगाने का इंकशाफ किस तरह से ये किया जा सकता है इतनी आसानी से? देखिए, ये बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। बहुत पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि वासा में भी एक जाली रसीदों पर मेडिकल के केसेस बनाए गए थे और उसमें एंटी करप्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये दबाव भी आया। इंक्वायरी स्टार्ट की गई, वहाँ पे भी फजिंग जो की जाती थी, जाली रसीदों पे मेडिकल बिल लिए जाते थे, मेडिकल के टेस्ट करवाए जाते थे, पूरा ट्रीटमेंट रीइंबर्स करा दिया जाता था और लाखों रुपए के घपले सामने आए। बल्कि एक बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है कि एक मुलाजिम था वासा का, उसकी जो अहलिया थी उसके साल में कोई 2 दफ़ा मैटरनिटी के केसेस हो गए। अच्छा, वहाँ से ये सारा डिग आउट हुआ केस के कैसे ये पॉसिबल है, और वहाँ पे फिर ये तमाम इन्वेस्टिगेशन हुई, तहकीकात हुई, मामला निकला। तो सरकारी इदारों से इसकी बुनियाद पड़ती है। जाली रसीदें बना के वो सरकारी हस्पतालों में आते हैं, वहाँ पे फजिंग करते हैं, अपने टेस्ट करवाते हैं, मनमाने टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टरों के साथ सेटिंग होती है, उनसे रेफ़र करवाते हैं जिस मर्जी ट्रीटमेंट को, और आगे टेस्ट करवा के भारी जो ख़जाने को नुकसान पहुंचा के पैसे रिकवर करते हैं। इसमें तो ये बहुत मामूली बातें लिखी है, इसमें तो बड़े बड़े ट्रीटमेंट होते हैं, हार्ट के ट्रीटमेंट होते हैं, इसमें दांतों के ट्रीटमेंट होते हैं, इसके बाद इसके अंदर आपके जो बॉडी के मसल्स के ट्रीटमेंट हैं, आपके ऑर्थोपेडिक के ट्रीटमेंट है, आई की आपके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ जो होते हैं स्किन केयर की होती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बाबू जो हमारे अफसरान हैं और मुलाजमीन हैं वो इस तरफ लगे होते हैं। एक सवाल ये है कि हम जब चीज़ें जो हैं वो डिजिटल चीज़ों की तरफ जाते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम की तरफ जाते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स ही हो जाता है कि अब घपलों का जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा चांस। लेकिन यहाँ तो आपकी कंप्यूटराइज पर्चियाँ निकल रही हैं, उसके बावजूद ये सब कैसे मुमकिन है? देखिए, पॉसिबल नहीं है ना। अगर फ़र्ज़ करें LDA के पैनल पे, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, LDA के पैनल पे 5 हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, और वहाँ पे आप रेफ़र कराते हैं अपने LDA के मेडिकल ऑफिसर से कि इनको दिल के तमाम टेस्ट कर दिए जाएं, क्योंकि उनको हल्की सी दर्द अफसर साहब को महसूस हो रही है, तो इनको तमाम टेस्ट कर दिए जाएं। वो एक नॉर्मल पेपर पैड पे लिख के देते हैं जी कि इनको रेफ़र किया जाता है, ये टेस्ट कर दें, ठीक है जी। और अगर आपके सरकारी अस्पताल में उस वक्त ट्रीटमेंट नहीं है तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहाँ पे जो लाखों रुपए के अखराजात होते हैं वो भी सरकारी महकमों में आके रीइंबर्स हो जाते हैं, और ये LDA में रूटीन की प्रैक्टिस है। पिछले दिनों LDA के एक अफसर ने दांतों का अपना करवा लिया इलाज, और दांतों की प्रोविजन जो है वो LDA के मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटी के अंदर मौजूद ही नहीं है। उसके बाद उनको 2.5 लाख रुपए रीइंबर्स भी कर दिए गए। इसी तरह गैर मुमालिक से जो ऑपरेशंस हैं वो भी करवाए जाते रहे, इलाज करवाते रहे। LDA के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और यही सरकारी डॉक्टर्स जो हैं वही रेफ़र करते हैं, वही आगे केसेस बनते हैं, सरकारी अस्पतालों में आते हैं, उनको वहाँ से रेफ़र किया जाता है। ये पूरा एक मुनज़्ज़म ग्रोह है। इसकी मैं अब इसी तरफ आने वाली थी। ये किसी एक आधे बंदे का काम नहीं, इसमें फिर आपकी मैनेजमेंट के लोग, इसमें आपके डॉक्टर्स, इसमें तो फिर सब लोग ही शामिल है ना। अब ये प्रेशराइज है ना, ब्लैकमेलिंग है। अगर एक मेडिकल ऑफिसर से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, LDA से, हाउसिंग से, वो कहीं पे मेडिकल ऑफिसर है और उसकी पे वहाँ से बनती है,
वो किस तरह वहाँ के अफसरान को रिफ्यूज़ कर सकता है, वो किस तरह वहाँ के सरबराहान की ख्वाहिशात पे उनको अद्वियात नहीं लिख के दे सकता, उनको उनके मनमानी टेस्ट नहीं लिख के देता, वो उनको उनके तमाम तर जो रेफरल वो चाहते हैं उनको उसके मुताबिक रेफर कैसे नहीं कर सकता, वो कैसे रिफ्यूज़ करेगा, उसको वहाँ पर नौकरी करना मुश्किल कर दी जाएगी। ये पूरा एक सिस्टम है ब्लैकमेलिंग का। सिर्फ एक चीज़ है, जब मेडिकल बोर्ड किसी का बनाया जाता है, वो मोस्ट ऑफ टाइम सर्विसेज में बनता है, वहाँ पे चीज़ें खुल के सामने सारी आती हैं, क्योंकि बोर्ड को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। उसके अलावा जितने भी सरकारी महकमों में, सरकारी हस्पतालों में रेफरल के जितने भी केसेस चल रहे हैं, सब में फजिंग होती है और बेतहाशा फजिंग होती है। पैसे 50 रुपए बनते हैं, 100 रुपए चार्ज किए जाते हैं। कहीं पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से काम नहीं हो सकता, किसी सरकारी से इलाज किया जाता है, धक्के से वहां पे उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। मुझे बता दें, अगर कोई इस तरह का मामला जब आपको लगे कि जी बोकस चीजें हो रही हैं, वैसे कोई मॉनिटरिंग का निजाम नहीं है, वैसे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, रैंडम चेकिंग का भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना। ये ऑब्लिगेशन है। देखें, एक डॉक्टर आता है, उसका किसी सरकारी इदारे में काम है, उसका फाइनेंस में काम है, उसका SNGD में काम है, उसका हेल्थ में ट्रांसफर पोस्टिंग का काम है। जब वो देखता है कि साहब बहादुर आए हैं और ये मेरे मुतलका भी हैं अफसर, तो वो आके ऐसी ताबेदारी करता है कि आप भूल जाती हैं सब कुछ। और आप देखते हैं जी कि अगर उसने दिल के अमराज के कहा है जी कि मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है जी, आप वो आपको टॉप ऑफ द बॉटम में जो लाइन होता है ना, उसके हॉस्पिटल में आपको रेफर करता है। बहुत बेहतरीन डॉक्टर को खुद भी फ़ोन कर देता है, आपकी जो टेस्ट नहीं भी होने होते ना, आपको वो भी लिख देता है कि चलें जी इनके ये टेस्ट भी महंगे तरीन करा दें, आपके CT स्कैन, आपके पता नहीं क्या क्या, सारा दिन प्रोटोकॉल्स में क्या कुछ होता है। ये तो अस्पताल में बैठ के मॉनिटरिंग करने वाली बात है। एक दिन एक अफसर ईमानदारी के साथ मॉनिटरिंग कर ले और सिर्फ वो लिस्ट फॉलो कर ले जिसमें सिर्फ आप CT स्कैन को उठा लें कि सरकारी अस्पतालों में जो लोग हफ्तों से लाइनों में लगे हैं उनकी लाइनें बरकरार हैं, बीच में से एक बंदा आता है और रोज़ के 10-12 लोग प्रोटोकॉल के तहत, कोई मिनिस्टर की सिफारिश है, कोई CM हाउस की सिफारिश है, कोई किसी सीनियर डॉक्टर की सिफारिश है, कोई किसी ब्यूरोक्रेट की सिफारिश है, कोई पुलिस की सिफारिश है, कहीं से किसी आपकी कोई असम्बली की सिफारिश है। ये सारे दिन सारा कुछ यही होता है। हस्पतालों में लोगों को जलील किया जाता है, जो महीना महीना हफ्ता हफ्ता इंतज़ार करते हैं, उसके बावजूद लोगों को लिस्टों में रेफरल जो होते हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो ये सिस्टम मॉनिटर करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इस सिस्टम को बेहतर करना ही कोई नहीं चाहता। अगर आप सिस्टम को बेहतर करेंगे तो आप मिनिस्टरों को प्रोटोकॉल कैसे देंगे, आप अफसरान को प्रोटोकॉल कैसे देंगे, आपकी PR कैसे बनेगी महकमों में, सरकारी इदारों में, आपके अवाने बाला तक आपकी से कैसे पहुंचेगी, फिर ये चीजें होती है ना। अच्छा, यहाँ ये वाइस चीज वर्सा मैं होता जरूर है। मेंशन करना चाहूंगी, ये तो कोई काम नहीं करना चाह रहे और उसकी हमारी जो अगली खबर है वो मुंह बोलता सबूत भी है। हम आपको बताते भी रहते हैं अस्पतालों की सूरत हाल क्या है। मैंने कल कहा था जहाँ कहीं अच्छी चीज़ें हैं हम वो भी ज़रूर हाईलाइट करते हैं, जैसे कि कल हमने की बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो कि ऑपरेशन किया गया था और कामयाब ऑपरेशन हुआ था जी मेयो हॉस्पिटल में। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम ज़रूर मेंशन भी करते हैं, लेकिन ये खबर इंतहाई अफसोसनाक है जी। ऑपरेशन थिएटर की दोनों एनेस्थीसिया मशीनें ख़राब पड़ी हैं, थिएटर के AC और पंखे भी जवाब दे गए हैं और पेडिस्टल फैन लगाकर यहाँ पर इलाज मौलजा किया जा रहा है। मेयो हॉस्पिटल से खबर है और शहर का बड़ा ये हॉस्पिटल है। ऑपरेशन थिएटर में अगर ये सूरत हाल है, इंतहाई नाजुक सूरत हाल में ऑपरेशन थिएटर में कोई भी मरीज होता है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि हॉस्पिटल के बाकी यूनिट का क्या हाल होगा। आप ये बात करें मेयो हॉस्पिटल की, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, मासिव आए जहाँ पे मुखैर हजरात हैं, मैं बार बार हर प्रोग्राम में ये बात करता हूँ, और जहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, आपकी तो पहली प्रायोरिटी ही ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए ना। उसके अलावा इमरजेंसी या ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर क्या कुछ हो रहा है, आप आयरोज वीडियोस के अंदर देखती हैं कि किस किस किस्म के लोग जो हैं वो ऑपरेशन करके हाथ सीधा कर रहे हैं अपना, और लोगों की जानों की और ज़िंदगियों की कोई कीमत ही नहीं है वहाँ पे। डॉक्टर्स हैं वो लापरवाह हैं, अपने जो डिपेंडेंट अमला है उसके हाथों पे मेहरबानी पे रहमो करम पे मरीज़ को छोड़ देते हैं। कभी कोई वार्ड बॉय ऑपरेशन करने के लिए हाथ सीधा कर रहा होता है। यहाँ तो ऐसे ऐसे खौफनाक स्कैंडल सामने आते हैं कि बंदा लरस जाता है। और आप अगर ऊपर बात करें मिनिस्टर से, आप किसी हुकूमती अरकान से बात करें, वो यूरोप और अमेरिका से नीचे आते ही नहीं है। वो कहते हैं जी जो सिस्टम अमेरिका और यूरोप में आप देखें, पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में क्या हो गया था, पिछले 15 सालों में क्या हो गया था, और वो जो 15 मिनट पहले मरीज के साथ हुआ होता है उसका कोई जवाब देने को रवादार नहीं है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। वो बात करेंगे आपको पिछले 15 सालों से और माजी की हुकूमतों से उठाएंगे और अमेरिका और बरतानिया की बातें करके आपको लाजवाब कर देंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा
कि यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर पे आपके जो औजार हैं, आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको स्टीरिलाइज नहीं किया जाता। आपका जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर सिस्टम है ऑक्सीजन का, आपका एसी का, वो अप टू डेट नहीं है। अप टू डेट दूर की बात, चल ही नहीं रहे होते। पंखों में आप लोगों ने मरीज को लिटाया होता है और उसके चीर फाड़ का अमल जारी होता है। किसी भी पेशेंट का किसी भी पेशेंट करना है तो एनेस्थीसिया सबसे ज्यादा जरूरी है। आप मांग तांग के बुनियादी जरूरत ही नहीं, आप मांग तांग के एनेस्थीसिस्ट जो होते हैं उनको दूसरे हॉस्पिटल से ला के मिनते तरले करा के काम चला रहे होते हैं। मशीनें हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं अवेलेबल होता एनेस्थीसिया का। जाहिद साहब ने बारहा ये खबरें हमारे साथ शेयर की हैं कि अस्पतालों में स्पेशलिस्ट। जाहिद साहब ने तो मुतअद्दिद मरतबा ये भी बेचारों ने कहा है कि जी कहाँ कहाँ पे कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है, उनकी सीटें फिल करने की ज़रूरत है, कहीं पे किसी सर्जन की ज़रूरत है, कहीं पे ये फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, कहीं पे एंथीजिया करने के लिए डॉक्टर्स स्पेशलाइज ज़रूरत है। ये मांग तांग के हमारा हेल्थ सिस्टम कब तक चलेगा? ठीक है, आपके हेल्थ सिस्टम बहुत बुरा हो गया, माजी की हुकूमतों ने उस पर पैसा नहीं लगाया, खुदारा आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है वो तो हल कर दें। हम नहीं कहते कि आप अमेरिका के हॉस्पिटल बना दें। पिछले मॉनसून में जो हम मेयो और सर्विसेज के हालात दिखाते रहे हैं, कैसे वार्ड्स में पानी चला जाता रहा है, छतें टपकती रही हैं, वो भी अभी मामलात आगे जाके फेस कर। इधर मिनिस्टर से लेके सेक्रेटरीज की आपस में लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती तो सिस्टम आगे कहाँ से चलेगा? इधर तो खींचातानी की वो सियासत है कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट में घुस जाएं, आप परेशान हो जाएंगी। एक अफसर है वो 2 दिन बाद अगले घर जा रहा है, दूसरा है तीसरे घर जा रहा है, ट्रांसफर का ऐसा सिस्टम है। मनपसंद पे आपने लोगों को लगाया हुआ है तो लोगों को रिलीफ कौन देगा? और जब भी मलबा होता है वो पिछलों में डाल देते हैं, और जो आप कर रहे होते हैं उसका कोई जवाब नहीं देते। ये तो अच्छा बहाना मिला हुआ ना कि जो चीजें आप पिछलों पे डाल दें और खुद अपने आप को आप बरीउज़ ज़िम्मा कर लें। खैर, ये तो शहर के अस्पतालों की सूरत हाल थी। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे डिस्कस करेंगे नाकिस ट्रांसफार्मर की खरीदारी सिस्टम पर किस तरह से बोझ डाल रही है। इस खबर की डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। फिलहाल हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। ब्रेक नाज़रीन, सभी लोग सवाल पूछते हैं कि बिजली की मुसलसल बंदिश की वजूहात क्या हैं। बिजली महंगी हो रही है, भारी भरकम बिल आ रहे हैं, लेकिन तभी लोड शेडिंग का भी सामना है। और जैसे जैसे गर्मी शहर में बढ़ती चली जा रही है, बिजली जो है मुसलसल गायब रहना जो है मामूल बन गया है। और हर दूसरे दिन आपको हर दूसरे इलाके से यही खबर मिल रही है कि जी 24 घंटे हो गए, ट्रांसफार्मर जल गया, कोई तब्दील करने नहीं आ रहा, यानी तवील बंदिश का सामना है। और अब ये तवील बंदिश क्यों हो रही है, लोड शेडिंग क्यों हो रही है, इलानिया गैर इलानिया लोड शेडिंग, इसकी वजह क्या है? जी, नाकिस ट्रांसफार्मर खरीदे गए, सिस्टम पर बोझ साबित हुए ये ट्रांसफार्मर, जिसकी वजह से अब ये हो रहा है कि कहीं पर अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है, बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है ट्रांसफार्मर ख़राब होने की सूरत में। अब जो आपने ट्रांसफार्मर खरीदे वो नाकिस हैं, क्या कहेंगे दुरेनाया? अच्छा, आप देखें जी, छोटे होते हम देखते आ रहे थे कि जो घर के पंखे थे, पेडिस्टल फैन थे, वो बारहा जल जाते थे। और जब उनकी मोटर की वाइंडिंग या रिपेयरिंग के लिए भिजवाया जाता था, वो कहते थे कि इसके अंदर जो है ना वो नाकिस तारे हैं, यानी कि उन्होंने कॉपर यूज़ करना था, सिल्वर यूज़ किया है, सिल्वर यूज़ करना था तो कोई और धात यूज़ कर ली, जिसकी वजह से वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी और मोटरें जल गई। यहाँ से सिर्फ मिसाल देने का मकसद ये है कि सेम इलेक्ट्रिकल जो आपके इक्विपमेंट होते हैं जिसमें ट्रांसफार्मर्स हैं, उनके अंदर भी अगर नाकिस मटेरियल यूज़ हुआ हो, अच्छी वायरिंग ना उसकी हुई हो, उसके अंदर अच्छा मटेरियल यूज़ ना हुआ हो, तो वो सिस्टम का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये बिजली के तारें हो गई, इनको आग लगने के आए रोज़ वाक़यात आप देखते रहते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि बिजली की तारों को आग लग गई, ट्रांसफार्मर्स को आग लग गई, आपके घर के अंदर जो सिस्टम है वो जल गया, गाड़ियों की तारों को आग लग गई। और जितनी शदीद गर्मी है, अब तो आए रोज़ ये वाक़यात हो रहे हैं। अगर आप अच्छी केबल यूज़ नहीं करेंगे, आप अच्छी तारें यूज़ नहीं करेंगे, अच्छी वायरिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे, 4 पैसे इस सेंसिटिव इक्विपमेंट पे नहीं लगाएंगे, तो फिर यही होगा, या तो वो सिस्टम का बोझ बर्दाश्त नहीं करेगा, बार बार ट्रिप होगा, और ट्रिपिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, दिन में 10 दफ़ा ये होगा, और ये हो रहा है अभी, और हो रहा है। और दूसरा उसका नुकसान ये होगा कि उसमें आग लग जाएगी और वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो हमारे अंदर लेस्को के अंदर जितनी भी ये परचेजिंग की गई है पिछले 3 सालों में, इसकी ऑडिट की ज़रूरत है। ऑडिट भी बहुत मामूली लफ्ज़ है, इसकी फ्रांसिक ऑडिट की जरूरत है। करा लें और फिर जो नए इंकशाफात होंगे वैसे आप फ्रांसिक ऑडिट करवाएं। ऑडिट भी मामूली बात है, आप फ्रांसिक ऑडिट में एक इक्विपमेंट खोल के आप चेक करवाएं। और मैं दावे के साथ तो नहीं, लेकिन मेरा यकीन है कि अगर उसमें कोई कॉपर वायरिंग होगी तो आपने सिल्वर वायरिंग परचेज की होगी,
कि भाई इक्विपमेंट को अंदर से खोल के कौन देखता है, बस ठीक है जी आप सिस्टम परचेज करें, पैसे बचाएं और पैसे खाएं। तो ये जब रिवायत बन जाए यहाँ पे किसी भी इदारे में, तो फिर यही होता है, अब सिस्टम पूरा जवाब दे चुका है, उसकी कीमत, उसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? मैं और आप आम आवाम भुगत रहे हैं। लेस्को के अफसरान को कोई मसला नहीं है, लेस्को के जो अफसरान हैं उनको मुफ्त यूनिट भी मिल रहे हैं, मुफ्त बिजली भी उनके घर में बंदर बांट हो रही है, उनको कोई कानून या किसी किस्म का डर ही नहीं है। लाइनमैन और मीटर रीडर मिल के उन्होंने अलहदा अंधेर नगरी मचाई हुई है, उन्होंने अलहदा एक रिकवरी और सिस्टम बनाया हुआ है कि फिक्स मीटर रीडिंग करके वो पैसे कमा के लोगों से और आपके AC चलवा रहे हैं। जो कमर्शियल यूनिट्स हैं उनके लिए अलहदा हैं, डिसफंक्शनल मीटर जो हैं उनके अलहदा केसेस हैं। अब इतने ज़्यादा दर्जनों केसेस के साथ भी अगर ये सिस्टम चल रहा है ना, तो ये अल्लाह के सहारे चल रहा है। लेस्को में इस सरकार का कोई कमाल नहीं है, ये कुदरत के सहारे सिस्टम चल रहा है। और जो थोड़ी बहुत बिजली आपको आ रही है ना चंद घंटे, मैं तो कहता हूँ कि इस पर भी इत्तफाक कर लें, अगर हुकूमत ने नोटिस ले लिया ना, इससे भी जाएंगे आप। ये आपने सही कहा है वैसे, लेकिन हर इलाके से ये खबर मिल रही है। अभी पीछे आयशा भी कह रही है कि जी मुसलसल बिजली गायब रहती है। इस साल ना आप एक चीज़ नोट कर लें, और ये हमारी पूरी टीम भी इस चीज़ की गवाही देगी, जो भी कहता है कि इस बार लंबे लंबे ब्रेक डाउन हो रहे हैं। एक इलाके में बिजली जाती है तो 6 घंटे नहीं आती, बिजली गई है तो पूरी रात नहीं आई, और अगर रात को बिजली रह गई है तो अगले दिन पूरा दिन शाम तक नहीं आई। तो इतने 6-6, 8-8 घंटे के ब्रेक डाउन ये पहले नहीं होते थे। आपके लोड शेडिंग होती थी वो बिल्कुल 8-8, 10-10 घंटे की होती थी। मान लिया तो हम भूल ही चुके, मान लिया हर घंटे के बाद 1 घंटा लोड शेडिंग होती थी, हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे होती थी, पुरानी बात है। लेकिन ये नहीं होता था कि 3-3 और 6-6 घंटे, 8-8 घंटे पूरी रात एक मोहल्ले। मैं तो पहले कह रही थी वो जो इलानिया लोड शेडिंग होती थी ना, उससे फिर भी आपके मामलात नहीं इतने डिस्टर्ब होते थे। अब तो ये गैर इलानिया लोड शेडिंग हो रही है, आपको है ना, ऐसे ही है। आपकी तलब और रसद का मामला एक तरफ है। अगर लाहौर को एक मसलन की मिसाल देता हूं, अगर आपको 900 मेगावाट बिजली लाहौर को दरकार है, वो तलब रसद का मामला एक तरफ है, लेकिन जो सिस्टम फेलियर के बाद आपके पूरी रात लाइट ना आना, आपका पूरा दिन जाया हो जाना, 8-8, 9-9 घंटों का तवील ब्रेकडाउन होना, इसका कौन जवाब देगा? बिल्कुल सही, इसमें तो कोई नेशनल आपका अच्छा मुझे ये बताइएगा, कोई तो SOPs होते होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन होते होंगे, जब आपने ट्रांसफार्मर खरीदने हैं तो उनके लिए कोई रूल्स सेट पैटर्न बनाया होगा कि जी आपने इन चीजों को देखते हुए ट्रांसफार्मर खरीदारी की तरफ जाना। पेपरा के पूरे रूल्स हैं, पेपरा एक पूरा जो आपका प्रोक्योरमेंट का एक ज़ाब्ता है, उस ज़ाब्ते को फॉलो किया जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके अंदर कोई लुकुना रह जाए। क्या कोई टीम भी नहीं है आपकी जो चेक करे कि जो ट्रांसफार्मर खरीदे गए वो मेयार के मुताबिक है या नहीं? एग्जैक्टली, यही तो ऑडिट बिठाने की बात की जा रही है कि इस पे ऑडिट बिठाया जाए कि जो चीज कही गई क्या वही चीज ली गई। और ये 2 नंबरी क्या होती है इदारों में कि इमरजेंसी लगा के प्रोक्योरमेंट रूल्स को बाईपास किया जाता है। सही। आप अगर किसी भी खरीदारी में इमरजेंसी का लफ्ज डाल दें कि से हेल्थ में हमें वेंटिलेटर्स चाहिए और इमरजेंसी बुनियादों पर चाहिए, कोई अखबार इश्तिहार नहीं होता, कोई आपके प्रोक्योरमेंट के लिए कंपनियों को प्री क्वालिफाई नहीं किया जाता, आप फौरी तौर पे इमरजेंसी लगा के आप प्रोक्योरमेंट करते हैं, क्या चीज़ आई क्या नहीं आई, उसके अंदर क्या था, सिस्टम के अंदर क्या चीज़ें थी, कोई किसी को नहीं पता होता। लेकिन फिर भी इमरजेंसी में आपने चीज़ तो ले ली, तो क्या हर जगह के बाद में 3 महीने लगा के 6 महीने लगा के उसको ऑडिट करा लें कि ठीक है जी इमरजेंसी में हमने ये चीज़ परचेज की थी, अब हमारे पास वक्त है तो अब हम इसका ऑडिट करा लेते हैं कि आया कि हमने पेंसिल खरीदनी थी तो पेंसिल ही आई है कि उसके अंदर बॉल पेन खरीद लिया गया है। बिल्कुल, ये चीज़ें जो हैं सिस्टम के अंदर आपकी ईमानदारी और आपकी लॉयल्टी को जाहिर करती है, लेकिन इस सिस्टम के साथ कोई लॉयल नहीं है। अब जो भी आप मर्जी कर लें, इस सिस्टम को बाईपास करने के 101 तरीके उन्हीं लोगों के पास मौजूद हैं जो सिस्टम के अंदर बेहतरी लाने के लिए। 63 करोड़ रुपए का सिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है और आप अंदाज़ा करें कि लोग अलहदा भुगत रहे हैं, बिल अलहदा लोग दे रहे हैं, बिजली अलहदा नहीं आ रही है, और सिस्टम को आप जो नुकसान इस मद में पहुंचा रहे हैं उसका खमियाजा कौन पूरा करेगा? और आपने कोई एक बयान भी जो हमारी पानी और बिजली के वजीर हैं या वफाकी वजीर कह लें या मुमलिकत के जो भी हैं या कुछ सेक्रेटरी पावर डिवीजन है, किसी का कोई बयान सुना इन हालात में? आपने किसी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? आपने किसी की कोई हमदर्दी वाले 4 बोल सुने हैं? आप जब लोगों को इस हाल में छोड़ देंगे, आप लोगों के साथ हमदर्दाना बोल भी नहीं बोलेंगे, आप लोगों को तिफल तसल्ली भी नहीं देंगे, आप लोगों को कोई बात बताएंगे नहीं कि क्या हो रहा है इस मुल्क के सिस्टम के साथ, कैसा चल रहा है, बताने के लिए बिजली का सिस्टम कहाँ पहुंचा हुआ है, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। हालात ये है कि जो तनकीद करता है ना, उस टीवी चैनल या उस रिपोर्टर या उस कैमरामैन की या जो भी टीम होती है वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाई नहीं जाती। बिल्कुल ऐसे। आप बात में अब बहुत सारी बातें किसी और तरफ निकल जाएंगी, हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं
कि हालात ये हैं कि ये किसी को जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझते। हम तो कहते हैं कि मीडिया को जवाब ना दें, आप आवाम को ही बता दें कि सिस्टम में ये बेज़ाब्तियां क्यों हो रही हैं, सिस्टम में ये बेकार जो आप यहाँ पर ये चीजें डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है कि जी आवाम की हम बात कर रहे हैं जिनको भारी भरकम बिल देने के बावजूद भी तवील लोड शेडिंग का सामना है, और फिर जब पीछे देखा जाता है रीजन क्या है तो इस तरह के मसाइल सामने आते हैं कि आपने ट्रांसफार्मर कि ठीक है आपने 63 करोड़ की मशीनरी खरीदी, ठीक है पिछली गवर्नमेंट में खरीद ली यार, आप अब तो ऑडिट कर लेना, आप छोड़ दें पीछे। हम तो कहते हैं कि ठीक है पीछे बहुत जुल्म हो गया है, आप अब आगे चल के आप बताएं सिस्टम में इस वक्त अफसरान तो वही बैठे हैं, अफसरान तो किसी XY गवर्नमेंट के साथ वापस नहीं चले गए ना, अफसरान तो लेस्को के वही हैं, LDA के वही हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के वही हैं, ब्यूरोक्रेसी भी वही है, पुलिस भी वही है। आप ऑडिट करें, फिक्स करें। बिल्कुल एक दफा कोई बंदा फिक्स होता है तो आगे बात रुकती है, वरना रुकती नहीं। बिल्कुल आपको नंदीपुर में याद है, नंदीपुर पावर प्लांट क्या बना उसका? बिल्कुल बिल्कुल कुछ आपके जो बाकी थे पावर प्लांट्स लगाए गए उसमें आपने अरबों खरबों रुपए की बेजाब्तियां जाहिर की, वो आज तक साबित नहीं हो सकी। नंदीपुर पावर प्लांट पूरे का पूरा डूब गया, बैठ गया, ये चीजें कभी साबित होंगी भी नहीं ना। और उनके जो अफसरान है वो नवाज दिए गए इस गवर्नमेंट में। अब मैं वही बात करूंगा कि आपका अपना म्यार क्या है, आपको पता ही नहीं कि चीजें किस तरह चलानी है और किन लोगों का माजी में कहां कहां क्या कसूर रहा है। आपको सिर्फ नजर आता है तो सिर्फ सियासी तौर पर आप ना अगले बंदे को उसकी खाल उधेड़ लें। बिल्कुल, आप जितना उसके ऊपर चढ़ावा कर सकते हैं करके आप बता देते कि जी आपका कोई कसूर नहीं, ये सब कुछ पिछली। लेकिन आपने हर चीज डाली है जी सियासी सिस्टम पे, आपने हर सियासत की नजर सब कुछ हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि हर तरफ बेड़ा गर्क ही है। आपने हर इंजीनियर को, ब्यूरोक्रेट को, पुलिस को एक अनअनाउंस्ड एनआरओ दिया हुआ है। उनको कोई पूछा नहीं जाता कि यार तुम भी पिछले 10 सालों में परफॉर्म करते रहे हो, तुम भी पंजाब में काम करते रहे हो, तुम भी फेडरल में सर्व करते रहे हो, ये तुम्हारे नीचे ये सारे काम हो रहे थे, तुम MD थे, तुम MD पेप्को थे, तुम सेक्रेटरी पावर डिवीजन थे, कुछ थे, कोई तो बंदा किसी से पूछे? कोई पूछता ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। खैर ये तो बात हो गई कि किस तरह से सारिफीन को आगे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और वजूहात इसकी क्या हैं वो भी हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अवाम को एक और मुश्किल का सामना है, शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली बसें मौत की सवारियां बन चुकी हैं। खस्ता हाल बॉडी है उसकी, खिड़कियां ना शीशे हैं, छतें और सीटें भी गायब हैं। अब पहले तो ये ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर रह गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, और जिन रूट्स पे इक्का दुक्का बसें चल भी रही हैं वाकई उनकी हालत इतनी खस्ता हाल है कि आप उस पर जो है वो सफ़र, आसान सफ़र तो छोड़ दें, आप उस पर सफ़र कर ही नहीं सकते हैं, देख के उनको खौफ आता है। क्या कहेंगे दौरान? आप फिरोजपुर रोड पे चले जाएं और आप ट्रैवल करें, यहीं ख्वाब हमें दिखाएंगे इलेक्ट्रिक बसें आ जानी, यहीं से ट्रैवल करें और आप गज्जू मत्ता काना तक जाएं। आपको जो स्टेशन हैं जहाँ पे लोगों ने इंतज़ार करना होता है, इंतज़ार गाहें हैं, किसी की सीट है तो उसकी छतें नहीं है, किसी की छतें हैं तो उनके बैठने की सीटें नहीं हैं, चेयर को बांधा हुआ है। मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना कि आप फुटेजेस देखें, आप ये ओपन तहरीरें हैं। आप जिना बस टर्मिनल जो इतना स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया, उसके बाद आपको फिर याद आया अब एक और स्टेट ऑफ द आर्ट ठोकर में ऐलान कर दिया गया। आप पहले तो सिस्टम देखें, ये इंतजामिया का काम है, ये मेरा आपका काम नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, पर्सनल विजिट जो हम शोज भी कवर करते रहे, स्पीडो बस का बड़ा अच्छा लोगों ने एक्सपीरियंस बताया। फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में खवातीन के लिए अलहदा से पिंक बस सर्विस भी मुतारिफ कराई। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें थी, वो मंजर से गायब कहाँ हो गई हैं, किधर सारा कुछ चला गया है? आप देखें एलिवेशन हो रही थी, बहुत अच्छी एलिवेशन हो रही थी। आपने जेल रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, उसके साथ जितने इनके पोश इलाका हैं वहाँ से स्टार्ट किया, अच्छे वहाँ पे बस स्टेशंस बनाए गए, आपके वेटिंग स्टेशंस बनाए गए। उसके बाद पूरा लाहौर सो गया। उसके बाद किसी को तौफीक नहीं हुई कि क्या काम करना है। उसके बाद आप आगे जाएं, बस टर्मिनल को अच्छी हालत में छोड़ा गया, जिना बस टर्मिनल थी, आज उसके अंदर सीटों की जो हालत है वो आपकी फुटेजेस बोल रही हैं। आपके LTC की जो हालत की गई है, LTC के अंदर अफसरान की तनख्वाहें चल रही हैं, अफसरान के अल्ले तल्ले पूरे हैं, उनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं, लेकिन LTC बाहैसियत इदारा बर्बाद हो गया। उनकी जो बसें थी वो आपने अभी दिखाई है, वाइट और ग्रीन बस देखें कैसी खटारा बट चल रही है, और आधी बसें तो वैसे ही कंडम हो गई हैं। इसके साथ जो उनके स्टेशन थे उनकी छतें तक उड़ गई, उनकी कुर्सियाँ गायब हो गई, सिर्फ एक थड़ा बना हुआ है और वो बाकियात हैं जी कि यहाँ पे एक बस स्टेशन होता था। मैं पिछले दिन एक विजिट कवर किया तो किसी ने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर डाला हुआ था, वादत रोड पर नक्शा स्टॉप से थोड़ा सा आगे बस टर्मिनल के जी वहाँ पे बस स्टेशन होता था और यहाँ पे अब कोई कुछ भी नहीं है। जब हम वहाँ पे गए तो हमें 15 मिनट बस
स्टॉप ही तलाश करने में लग गए क्योंकि वहाँ पे बस स्टॉप का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ एक चबूतरा सा बना हुआ था और उस पर कोई लगता था कि आज से शायद कोई पिछली सदी में यहाँ पे कोई बस और स्टॉप मुझे होगा। याद है शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये जहाँ पर वेट किया जाता है बसें आने का, जेल रोड पे बड़े जबरदस्त मैंने ग्रेड 17 के जो टीएमओ होते थे, टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर्स को शहबाज शरीफ के दौर में खुद खड़े होके अंडरपास की दीवारों पे कपड़ा मरवाते, पान पिचकारियों के दाग मिटाते, वहां पे सफाई करवाते देखा है। और ऐसे ऐसे 20वें ग्रेड के तगड़े जो अफसर होते थे उनको कूड़ा करके ना उठाने पे घर जाते देखा है। लेकिन अब आपके साथ मामला ये है कि अच्छा वाला सिस्टम चल रहा होता है तो पता लगता है कि 6 MD चेंज हो गए, सिस्टम थोड़ा चल रहा होता है 6 DGPH ट्रांसफ़र हो गए, सिस्टम ठीक बेहतर थोड़ा सा चलने की तरफ जाता है तो कई जो है वो कंपनियों के सरबराह तब्दील हो गए। अच्छा, ये वजीरे ट्रांसपोर्ट जो हैं ये ठंडे कमरों में बैठ के इजलास पे इजलास तो कर रहे हैं, इन इजलासों का फायदा क्या हो रहा है? और वो जो ख्वाब दिखाए गए थे शहर की आवाम को कि आपके लिए इलेक्ट्रिक बसें आएंगी, वो कब आ रही हैं? मोहतरम वजीर ट्रांसपोर्ट जो है ना, वो जब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना तो वो ऑरेंज लाइन से स्टार्ट करते हैं, ऑरेंज लाइन पर खत्म करते हैं। और जब हम घुमा फिरा के तो इनको सर पे सवार हो गई, घुमा फिरा के हम वापस लाते हैं तो फिर बात वही होती है जी कि इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, आ जाएंगी, वही कह रही हूं, मेट्रो बसें आ रही हैं, आ जाएंगी। और हालत अब जाके देखें इस वक्त के मेट्रो बसेस के अंदर जो सिस्टम है वो बर्बाद हो चुका है। आपकी 62 बसेस थी, इस वक्त फ्लीट में 47 भी नहीं है। आपकी 47 जो बसें फ्लीट में मौजूद हैं उसके 40 बसों के एसी ख़राब हैं, 7-8 में जो चल रहे हैं दम घुटता है लोगों का। ये जो मेट्रो बसेस है ना, इनके नीचे वाले शीशे नहीं खुलते, इनके ऊपर छोटे से एक वो रोशनदान टाइप के वेंटिलेशन सिस्टम है, वो छोटी सी खिड़कियाँ जो है वो साइड पे होती हैं, उसमें कितनी को हवा आएगी आप मुझे बताएं। और अंदर जो बंदा है, बंदे पे बंदा लगा होता है और कोई एसओपी की खिलाफ वर्जी जा रहा, रश पे रश आप देख रहे हैं। और हालात मेट्रो बसेस की हैं कि अब लोग जो है ना, मैं फिर कहता हूँ कि बीमा करा के अंदर बैठे, वैसे ना बैठे। आए रोज तो आग लगती है। और क्या हुआ, कचहरी स्टेशन के पास बस में बमुश्किल लोग बाहर निकले हैं, लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं था, आग लग गई बस के अंदर कि वो बस बाहर मेट्रो बस में कल मेट्रो बस में आग लगी है कचहरी स्टेशन पे। और इतना कम टाइम था लोगों के पास कि लोगों ने बमुश्किल जान बचाई है। किसी ने खिड़की तोड़ी, किसी ने दरवाजा तोड़ा, बस वो निकल गए बाहर। अब सिस्टम आप जहाँ बात कर रही हैं, हमारी मेट्रो बसेस के अंदर तो आए रोज और ये 2 महीनों में चौथा वाकया है जिसके अंदर ये वाकया हो गया। इंजन जो है वो फेल हो गए, मेट्रो बसेस की जो ब्रेक्स सिस्टम है, जो प्रेशर सिस्टम है, वो जवाब दे गए। बसें जहाँ खड़ी हैं जिस तरह खड़ी हैं, और एक बस की तो मजे की बात है, मॉडल टाउन स्टेशन से पहले एक बस का ब्रेक सिस्टम फेल हो गया। वो ड्राइवर कोई तगड़े असाब का था, उसने पूरी कोशिश की, उसने देखा कि ब्रेक नहीं लग रही, उसने पीछे गाड़ी बंद कर दी। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था कि किसी चीज से मेट्रो बस को टकरा दे। उसने पहले जनरेटर पड़े थे स्टेशन पे, उससे टकराया बस को। अच्छा, बस लो हो चुकी थी, फिर बस थोड़ी एल शेप में गई है और आपके साथ वो टकराई है। हमने ब्रेक भी की थी, खबर हमारे पर ड्रोन की फुटेज भी पड़ी है, और फिर उसके बाद ग्रिल से टकराई है, फिर बस रुकी है, फिर लोग उतरे हैं, उन्होंने कलमा पढ़ा है और बाहर निकले हैं। अंदाजा तो यहाँ पे हमारे हालात हो गए। कोई भी, आप भी हो गाड़ी चलाते, मैं भी गाड़ी चलाते, ब्रेक फेल हो जाए क्या करेंगे? क्या करेंगे? बिल्कुल हमने कहीं पे कोई इमरजेंसी सिस्टम को नाफिज ही नहीं किया, हमारे पास कोई ऐसी चीजें ही मौजूद नहीं है। मेट्रो बस के जंगले पर जगह जगह इनको टाइल्स लगाने चाहिए थे, ताकि इमरजेंसी भी कोई गाड़ी टकरा दे तो ना गाड़ी का नुकसान और ना जर्क से लोगों की कोई हड्डी पसली टूट जाए। हाँ, बिल्कुल। कोई सिस्टम ही नहीं है। आप कहते हैं जी हम टर्की से इंटरनेशनल सिस्टम्स को फॉलो और जो सिस्टम था भी उस सिस्टम का भी पकड़ के ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया। मैं खुद अब इस चीज पे कायल हो गया हूं कि दानिस्ता तौर पे मुझे अब ये लगना शुरू हो गया है कि इस सिस्टम को ये बेहतर करना ही नहीं चाहते। ये लोगों के दिलों में ये लाना चाहते हैं। चलिए दुर्रे नायाब, हमारे पास ऑप्शन ये थी कि चलें आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो खराब आपने की, आपने एलटीसी के साथ जो हाल किया, आपने स्पीडो बस सर्विस के साथ जो हाल किया, कम से कम इतना पैसा आवाम का लगा के ये जो मेट्रो बस बनाई गई थी इसकी मेंटेनेंस अगर टाइम टू टाइम की जाती, ऑरेंज ट्रेन पर अगर आपने चला ही दी, पहले तो आपने उसको चलाने में ही 100 हीले बहाने किए, फिर इनको आप अगर टाइमली देखते रहें कि इनके मसाइल क्या हैं, ऐसे बड़े बड़े इश्यूज होने से पहले इनको हल करते रहे, कम से कम आवाम इससे तो फायदा उठा सकेगी। आपकी पूरी दुनिया में मेट्रो बसेस चल रही हैं, आप हॉलैंड चले जाएं, आप इटली चले जाएं, आप इंग्लैंड चले जाएं, इससे तंगो तारीख गलियों में बसें चल रही हैं, वो ठीक चल रही हैं। नहीं ठीक हो रही तो हमारी नहीं हो रही। और जब हम उनसे पूछते हैं कि यार मामला क्या है, वो कहते हैं जी ये आउटडेटेड हो गई हैं, ये उम्रें पूरी कर चुकी हैं। और मैंने कहा जी कि आप कंट्रैक्टर को पेनल्टी कितनी डालते हैं, वो कोई चक्कर नहीं है। फिर पूछा जी स्पेयर पार्ट्स कहाँ पर हैं, जी स्पेयर पार्ट कॉन्ट्रैक्टर की लाने की जिम्मेदारी थी, वो लाया नहीं। फिर पूछा जाए अच्छा जी बताएं कि अब इनके टायर कौन चेंज करेगा, जी वो हमने कहा हुआ है
और हम कंट्रैक्टर पे जोर दे रहे हैं, नहीं करेगा तो हम जुर्माना कर नहीं, देंगे। कोई मेंटेनेंस का तो तरीकेकार होगा ना, कितनी देर बाद इसका ये काम होना है आप और उसको पहले कर लें। ये तमाम स्पेयर पार्ट्स मौजूद होने चाहिए आपके सिस्टम में। तमाम तर टायर जो हैं वो जितने 1000 किलोमीटर रखे हैं उसके बाद तब्दील होने चाहिए। 7 साल का जो अगर बसें लाई गई थी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, अब इनको तब्दील किया जाना चाहिए। और अगर कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्टर अमल नहीं कर रहा तो यार आप रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, आपके पास पावर है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, आप उसकी तमाम सिक्योरिटियां गारंटियां जब्त करें, पकड़ कर सकते हैं, पकड़ करें, जब्त करें और सिस्टम पे लगा के आप ठीक करें। तो ये सिस्टम जब तक आपके ठीक करने की नियत ना होना नहीं होना, मुझे नहीं लग रहा है गवर्नमेंट ये चाहती है कि जी मेट्रो बस को हम जलील कराएं, ये चाहती है कि हम ऑरेंज लाइन को फ्लॉप कर दें, ये चाहती है कि हम पूरा सिस्टम उड़ा दें और हम कहें कि देखा जी हम तो। और फिर बात यही आगे कि आप सियासत करना चाह रहे हैं, सियासत करें ना आप आवाम का सोच रहे हैं, ना आप ये सोच रहे हैं कि हमारी ही जेबों से निकल के ये पैसे जो हैं वो इन सब चीजों पर लगे हैं, तो अब इसको आप किस तरह से खराब कर रहे हैं, बल्कि बर्बाद कर रहे हैं और बजाय इसका फायदा पहुंचाने के आवाम को मजीद इससे नुकसान पहुंचा रहे हैं आप। खैर ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे तो हम कुछ बात करेंगे जी। नाज़रीन, बल्दियाती नुमाइंदों की आमद, जिना हॉल को ताले लगा दिए गए, मेयर साहब ने कल गुफ्तगू भी की थी, तो इस खबर की डिटेल हम डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और मेयर लाहौर चार्ज संभालने के लिए टाउन हॉल पहुंच गए, सरकारी अफसरान दफातर को ताले लगाकर गायब हो गए। क्या हो रहा है ये तो वाज़े तौर पर अहकामात सामने आए अदालत के, उसके बाद ये गवर्नमेंट की विल नहीं है इस सिस्टम को पूरी तरह चलाने की, क्योंकि कल सेक्रेटरी बल्दियात ने भी जो एक लेटर लिखा है एडवोकेट जनरल को, और उन्होंने कहा है कि जो रिव्यू पिटीशन है वो जल्द से जल्द समात के लिए मुकर्रर की जाए। उन्होंने तहरीरी तौर पे इस्तदा की है। अब जल्द से जल्द समात मुकर्रर कराने के लिए रिव्यू पिटीशन का मतलब है कि वो इस सिस्टम को दोबारा से जो कोर्ट के ऑर्डर भी हैं उस पर दोबारा से रेगुलाइज और मोबिलाइज नहीं करना चाहते। और उसमें उन्होंने लिखा है जी कि हमें बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हैं, फाइनेंशियल इशू हैं, ठीक है सारी बातें सही हैं, लेकिन हुकूमत की विल तो है, उससे साबित होती है कि वो अब इस सिस्टम को जल्द चलाना नहीं चाहते। जो पुराना सिस्टम है उसको डिसफंक्शनल ही रखना चाहते हैं और उसके दरमियान में अपनी तैयारी करेंगे और जो नया इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन को अनाउंस किया हुआ है उसको कर लेंगे। ये चीज़ तो क्लियर है। अब इसमें जोर ज़बरदस्ती की बात है। पुराने मेयर जो हैं, आपकी डिप्टी मेयर्स हैं, बाकी लोग हैं, वो सिस्टम में बहुत तेजी के साथ चार्ज लेना चाहते हैं। हाँ। और ये चार्ज लेने और ना लेने के दरमियान जो है नारेबाजी की जा रही है, चार्ज लेने और देने के दरमियान में जो है वो अदालती कार्रवाई भी चल रही है। और सरकार जो है वो इस तमाम सिस्टम को दोबारा से पुराने वाले स्टेटस पर जाने के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की अर्लीस्ट जो है डेट लेने की कोशिशों में है। तो तब तक तो वो इनको चार्ज नहीं लेने देंगे। हाँ। और यही होता रहेगा कि दफ्तरों को ताले लगाएं और ताले लगा के निकल जाएं, और अगर ये ताले तोड़े तो इन पे पर्चे करा दिए जाएं और कार्य सरकार में मुदाखलत के पर्चे जो हैं वो इन पे करवा के इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये सिस्टम है। अब ये कितना एहतजाज करते हैं, कितना ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमारी जो पूरी लोकल गवर्नमेंट है इस टाइम और हमारा जो टाउन हॉल है, MCL है, वो छुट्टियों में चला गया है। वो कहता है कि ऊपर की लड़ाई और नीचे की लड़ाई में हम लोग क्या करें, चार्ज देते हैं मरते हैं, नहीं देते तो मरते हैं। अब जो लोग वहाँ बैठे हैं उनका क्या कसूर है? ये तो वो भी ऊपर वाले अहकामात का इंतजार कर रहे हैं। देखिए ना, MCL के अंदर बहुत सारे पब्लिक डीलिंग्स के इशू हैं। मैं वही जिक्र करने लगी थी कि बेसिक फिर जो आवाम के मसाइल हैं वो खत्म होते चले जाते हैं। अगर आप ताले लगा के जाल चले जाते हैं, मुस्तकिल ताले लगा के उसमें एल्फी डाल के भी आप घरों को चले जाएं तो लोगों के मसाइल कौन सुनेगा? आपके मेयर्स, डिप्टी मेयर्स के साथ अलहदा एक जंग चल रही है, लेकिन लोग जो हैं वो रोज़ आ रहे हैं टाउन हॉल। किसी के पैदाइशी सर्टिफिकेट्स का मामला है, किसी के डेथ सर्टिफिकेट्स का मामला है, किसी के कोई मसालती कोर्सेज के चल रहे हैं, डिवाइसेस हैं जो आवाम के यहाँ से। अब वो छोटे मसले जो हैं वो हज़ारों में हैं। ये कोई ये बात नहीं है कि 2-3 केसेस थे, चलो फिर कर लेंगे, एक हफ्ते बाद कर लेंगे। और जब आपके पास इतने ज़्यादा मसाइल का अंबार लग जाता है, इतने सारे मसाइल का अंबार बन जाता है, फिर आपकी ईज़ ऑफ डूइंग, गुड गवर्नेंस, आपके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, नारे, आपके इशारे, वो सारे कहाँ चले जाते हैं कि जी हमने बड़ा लोगों को रिलीफ दिया और लोग हमसे बड़े हैप्पी हैं। और स्टडीज़ ये कह रही हैं, गुड गवर्नेंस ये कह रहा है, ईज़ ऑफ डूइंग में वाह हो गई है। आप इनकी फिर तकरीरें सुने। और दूसरी तरफ हालात ये हैं कि अफसरान दफ्तरों में नहीं है, कमरों को ताले लगा के बैठे हैं, मेयर, डिप्टी मेयर वहाँ पे चपरासी बन के बैठे हुए हैं बेचारे। कोई थड़े पे बैठा है, कोई सीढ़ियों पे बैठा है, कोई लॉन में बैठा है। अच्छा, कल नारे उनकी जानिब से ये लगाए जा रहे थे कि वो आवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं, हुकूमत बन रही है। तो वाकई ये सिर्फ एक इख्तियारात की जंग नजर आ रही है कि ये कुछ करना भी चाह रहे हैं? देखें, ये तो इख्तियारात की जंग है। हाँ। क्योंकि आपके पास जितना टाइम था इस सिस्टम में, आपको पूरी सपोर्ट भी थी उस वक्त, आपको सिस्टम के साथ चलना चाहिए था, आपको तेजी
के साथ इसके अंदर अमेंडमेंट्स करनी चाहिए थी, आपको बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर प्रॉपर स्टैंड लेना चाहिए था। अब वो टाइम गुजर गया, ठीक है, बीच में सिस्टम सारा डेवोल्यूशन हो गई और चीज़ें चेंज हो गई। अब आप आके वही बातें कर रहे हैं जी कि हमें सीटों पे बिठा दें। ये तो चलें, आप बैठेंगे तब की बात है ना। फिलहाल अफसर सीटों पे नहीं बैठ रहे, ये लोग वहाँ पे जाके हल्लुरबाजी कर रहे हैं, वहाँ पे दंगे फसाद के इम्कानात पैदा हो चुके हैं, एक पूरा वहाँ पे तमाशा लगा हुआ है। लोग बात मुझे खबर को वाइंड अप करना होते नजर नहीं आ रहे हैं। जब तक हुकूमत की विल नहीं होगी ये लोग अपनी सीटों पर नजर नहीं आएंगे। मेरा ये ख्याल है कि बल्दियाती इलेक्शन तो अगले साल मार्च अप्रैल से पहले मुमकिन नहीं है, और अगर इस साल भी होते हैं तो ये बल्दियाती ही नुमाइंदों का मुस्तकबिल क्या है फिर? ये मेरा ख्याल 6 महीने ये भी सड़कों पे, और जो अफसरान है वो भी सड़कों पे, और जो साइलिन है वो भी सड़कों पर आएंगे। ये सड़कों पे मुस्तकबिल है, यही होगा, साइलिन के साथ भी यही होगा और इनके साथ भी यही होगा। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियोज में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। खबर हम डिस्कस करने लगे हैं जी, काली भेड़ों की तलाश की जाएगी और इसके लिए अब क्या तरीकेकार अपनाया जा रहा है। कांस्टेबल से डीएसपी तक सबका ड्रग टेस्ट होगा। मकसद क्या है दुर्रे नायाब इसका? मकसद वही है कि अब जो इन्होंने नारा मारा है कि हम ऐसे अफसरान को पुलिस में नहीं रहने देंगे जो किसी नशे के आदी हैं या किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलविस है जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता। अच्छा। तो अब उन्होंने ज़बरदस्ती सबके पकड़ के ये चीज़ें निकलवा लेनी है, और मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी तादाद में जो फिगर आउट होंगे पुलिस वाले, और ना सिर्फ फिगर आउट होंगे बल्कि नौकरियों पर तो जो चलें जैसे होगा, मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ये नौकरियों में इनके अंदर बहुत कोई बड़ा जो है ना वो नुकसान हो जाएगा। ये फिर बहाल होकर दोबारा वापस आ जाएंगे, कोई कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन उसका जो तमाशा बनेगा एक माशरे में, फिर उनके घरों में जो तमाशा बनेगा, उनकी फैमिलीज के अंदर जो तमाशा लगेगा, क्योंकि ये कम तादाद नहीं होनी, अच्छी अच्छा, और उसके बाद अगर कोई सीनियर अफसर निकल आएगा उसके नाम ये पोशीदा रखेंगे, रगड़ा पड़ेगा सिर्फ ASI लेवल के, हवालदार के, कांस्टेबल के, DSP तक लोगों को रगड़ा पड़ सकता है। लेकिन भूल जाएं अगर किसी PSP अफसर के बारे में कोई बात निकल आए सामने, अगर किसी ऐसे अफसर जो कि हायर देन DSP या किसी ऐसी पोस्ट पे बैठा है जो बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, कोई CM हाउस में ड्यूटी कर रहा है, कोई पंजाब असेंबली में कर रहा है, नज़ला आके गिरेगा बेचारे, क्योंकि अब सरकार ने बताना है ना कि जी हमने एक पॉलिसी बनाई थी और उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे निकले थी, और उसकी जो बातें हैं ना सामने आ रही हैं वो बड़ी कमाल है। एक चीज और जो है वो हम डिग आउट कर सकते हैं, जब जब आपने मनशियात के आदी अफराद के पास गए हैं, लोग कहते हैं पुलिस की पुष्ट पनाही हासिल होती है, मनशियात फराहमी में भी पुलिस का हाथ होता है, यहाँ तक पहुँचने में भी मदद मिलेगी या नहीं? तो एक SHO के इलाके में कुछ अगर बदनामी हो रही है, बदकारी हो रही है, कोई बुरा धंधा हो रहा है, ये कैसे हो सकता है उसको पता ना हो? ये वही बात है कि अगर आप घर से निकलें और घर से निकल के आपको पता होता है पूरे मोहल्ले में क्या चल रहा है, कौन सी दुकान सुबह 10 बजे खुलती है, कौन सी गाड़ी बच्चों की स्कूल वैन आती है, सारी चीज़ें, SHO का किरदार बिल्कुल एक इलाके के बड़े की हैसियत होता है। उसको सबसे पहले अपने तमाम तर अच्छे बुरे अड्डों का पता होता है, उसको ईच एंड एवरीथिंग पता होता है। अब जो हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उसको बैंकों के मामलात, उनकी टाइमिंग, उनके गार्ड्स, मोहल्लों के किराएदारी के मामलात, और ये कैसे हो सकता है कि अगर एक एनोमिनस एक्टिविटी हो रही हो, कहीं पे जाके लोग मंशियात ले रहे हो, कहीं पे जाके लोग ड्रग्स ले रहे हो, ख़रीदारी चल रही हो, फ़रोख्त चल रही हो, तो ये कैसे हो सकता है किसी को ना पता हो? ये जानबूझ के आंखें नहीं बंद की जाती, ये म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग है, पैसे लिए दिए जाते हैं, मंथलियाँ चलती हैं, पूरे हिस्से होते हैं, फिर जाके ये बदकारी के अड्डे चलते हैं, वरना पॉसिबल नहीं है। ये सिस्टम जो गोरों का निज़ाम है ना, थानेदारी सिस्टम, कल्चर सिस्टम, वो क्यों पहले हर थानेदार को कुछ अरसे बाद तब्दील कर देते थे? मुसलसल वहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती थी, रोटेशंस होती थी, और यहाँ तो आप एक थानेदार आता है वो रजिस्ट्री करा के आता है कि जी उसी का थाना है। ऐसे ही है। वक्त कम है तो देखेंगे नाज़रीन इसका आने वाले वक्त में फ़ायदा क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ने आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, शो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों की फेवरेट ग़िज़ा, जिसका हमने आपसे कल भी जिक्र किया था, ब्लू बैंड की, जो कि बच्चों के लिए मज़ेदार भी है, यमी भी है और बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर जब बात की जाती है बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त की, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि ये भरपूर है विटामिन A और D से। बच्चे इसको खाते भी बहुत ज़्यादा शौक़ से हैं। अब इसकी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे लग रही है वो क्या है जी, वो मैं आपको बताती चलूँ। ये पैकिंग आप देख रहे हैं जो मेरे सामने है जी, बच्चे इसको आराम से अपने लंच बॉक्स में रख सकते हैं
और जब आपकी ब्रेक होती हो इसको आप आराम से जो है बच्चे खुद यूज़ कर सकते हैं। इस पैकिंग को खोल सकते हैं और स्प्रेड कर सकते हैं जी स्लाइस पर बहुत ही आराम से। तो बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा जहाँ पर सेहत बख्श है, फ़ायदेमंद है, वहीं पर आसानी से बच्चे इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मज़ा खूब सेहत भरपूर जी इसके ऊपर लिखा है और ऐसा ही है जी, बच्चों को जहाँ ये मज़ेदार लगता है सेहत से भी भरपूर है। तो ब्लू बैंड के बारे में मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं कि उनको कुछ ऐसा खिलाएं जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हो और बच्चों की सेहत का फ़ायदा भी उससे हो जी, क़ुव्वत मुदाफ़त से भी भरपूर हो। तो विटामिन ए और डी जो है जो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में ज़बरदस्त किरदार अदा करते हैं, इससे भरपूर है। तो बच्चे इसको ख़ुद भी जो है वो अपने लंच बॉक्स में लेके जा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडविच में भी इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 18 ग्राम से 45 ग्राम में आता है और इसको लगाना और इसका इस्तेमाल जो है वो इंतहाई आसान है। और जहाँ तक रह गई बात इसके जायके की, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। खुशबू की बात रह गई, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ओवरऑल इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। बच्चे इसको पसंद भी करते हैं और अपनी सेहत को भरपूर तरीके से जो है उसका ख्याल बच्चे भी रख सकते हैं, माएँ भी रख सकती हैं। तो अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं शहर का मौसम इस वक्त कैसा है। बाहर मौजूद है हमारी रिपोर्टर कोमल। कोमल, बताइएगा इस वक्त टेम्परेचर क्या है और क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा आज? जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज जो है सूरज ने अपनी लपेट में लिया हुआ है शहर भर को, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है। सूरज खूब आग बरसा रहा है और शहरी जो हैं वो इस गर्मी के मौसम में भी वर्जिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है गर्मी हो या सर्दी, सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए वर्जिश बेहद ज़रूरी है। दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। 38 डिग्री का मतलब है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। शहरी जो है वो गर्मी से निढाल भी दिखाई दे रहे हैं। और हवा में नमी का तनासुब के हवाले से बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 30% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। हवा चल तो रही है मगर ये हवा जो है वो मौसम को खुशगवार बनाने की बजाय ये गर्म लो है जो कि गर्मी की शिद्दत को मजीद बढ़ा रही है और जिसकी वजह से पसीना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। मानसून का सिलसिला है, मानसून का मौसम जो है वो इसी तरह पसीने वाला होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में कमी होती है, डिहाइड्रेशन का बायस भी बनते हैं। इसलिए शहरों को हिदायत की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 42 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर करने के साथ साथ ये भी कहा गया कि सूरज जो है वह दिन भर यूं ही आग बरसाएगा। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ओवरऑल लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 रिकॉर्ड किया गया है। इसलिए शहरी जो है घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाज़मी बना। ठीक है जी कोमल, थैंक यू सो मच। आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है प्रेडिक्शन की जा रही है 42 तक जाएगा। तो गर्मी इस वक्त भी शहर में बहुत ज़्यादा है, आगे भी प्रेडिक्शन की जा रही है गर्मी जो है वो ज़्यादा होगी, तो अपना ख्याल रखिए। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास हैं कुछ मोबाइल के रेट्स, आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपने ओप्पो मोबाइल खरीदना है, ओप्पो A5 मोबाइल 38,999 रुपये में आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल कौन सा है जी? ओप्पो A53 मोबाइल, और इसकी प्राइस क्या है जी? 26,000 रुपये में ये मोबाइल आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल है जी ओप्पो F3 मोबाइल 28,900 रुपये यानी तकरीबन 29,000 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा। ओप्पो न्यू मोबाइल है और इसकी प्राइस कंपैरेटिवली बाकी मोबाइल से कम है। अगर आप सस्ता मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं तो इसको प्रेफर कर सकते हैं। 19,000 रुपये में ये आपको मिलेगा। ये तो थे मोबाइल रेट। सब्जियों के रेट क्या हैं ये जानेंगे हम आज के भाव में। मार्केट में हसनैन मौजूद हैं। हसनैन, बताइएगा, ईद की आमद है और फिर एक दफ़ा से चीज़ें सब्जियां महंगी होना शुरू हो जाती हैं, अभी क्या रेट चल रहे हैं? जी, सब्ज़ी मंडी में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो आज मंडी थोड़ी तेज़ी देखने में आई है। जैसा कि मसाला जात की अगर बात की जाए तो ईद उल अज़हा के करीब आते हुए मसाला जात की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा ही देखने में आया है। जैसे कि अगर बात की जाए
टमाटर की, तो टमाटर 10 रुपये इजाफा के बाद आज 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह अगर अदरक की बात की जाए तो अदरक की कीमत में जैसे 10 रुपये कमी तो हुई है, लेकिन फिर भी जो अदरक की कीमत है वो 490 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इस तरह अगर दीगर सब्जियों की बात की जाए तो आलू कच्चा नया जो है वो 5 रुपये इजाफा के बाद 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लहसन की अगर बात की जाए तो जो लहसन है जी वो 135 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। उसकी जो कीमत है उसमें तकरीबन 5 रुपये की कमी हुई है। इसी तरह अगर मेथी की बात की जाए तो 10 रुपये इजाफा के साथ जो मेथी की नई कीमत है वो 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर हुई है। बैंगन की कीमत की बात की जाए तो बैंगन 52 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर लसूड़े की बात की जाए तो लसूड़े जो हैं वो 5 रुपये इजाफा के बाद 78 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह फूल गोभी की कीमत में 3 रुपये इजाफा हुआ है और वो 73 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह शिमला मिर्च की अगर बात की जाए तो वो 5 रुपये इजाफा के बाद 73 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमत में 3 रुपये कमी हुई है और वो 43 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर दीगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए जैसे कि सब्ज़ मिर्च है वो 110 रुपये फ़ी किलो, लीमू 100 रुपये किलो, शलजम की बात की जाए तो शलजम 52 रुपये फ़ी किलो। मटर की कीमत में काफ़ी तेज़ी देखने में आई है और जो मटर हैं जो वो 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह टिंडे जो देसी हैं वो 78 से 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। और इसी तरह अगर करेले की कीमत की बात की जाए तो जो करेले हैं वो 73 से 75 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह दूसरी जो सब्जियां हैं उनमें भी मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया है। ठीक है जी, सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आया है। हसनैन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बताई। मीट रेट्स क्या हैं मैं आपको बता देती हूँ। ज़ैनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे यहाँ से सबसे पहले बीफ पर केजी आप खरीद सकते हैं जी 590 रुपीज़ में, 590 रुपये किलो में। इसी तरह बीफ मिन्स आपको मिलेगा 760 रुपीज़ पर केजी। मटन पर केजी आप खरीद सकते हैं 1580 रुपये में। मटन मिन्स आपको मिलेगा 1650, 1650 रुपीज़। और जी चिकन के रेट सरकारी रेट के मुताबिक मुर्गी आपको जिंदा मुर्गी मिलेगी 179 रुपीज़ पर केजी में। इसका बना हुआ गोश्त मिलेगा 260 रुपीज़ पर केजी में। अब जी एग रेट्स क्या हैं? सबसे पहले है मेरे पास रिटेल प्राइस के मुताबिक 155 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल पे जाएंगे तो 2 रुपये आप अपने बचा सकते हैं। 153 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी मेरे पास गोरमे के रेट। गोरमे में अगर आप जा रहे हैं 154 रुपीज़, 154 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। ये तो आपने रेट्स जान लिए। अब हमने आपको बताना है कि आप बचत कैसे कर सकते हैं। ईद की आमद है, ऑब्वियसली आप लोग ईद के लिए अपनी शॉपिंग कर रहे होंगे, तो बचत कैसे कर सकते हैं आपको बता देते हैं बचत बाजार में। जी तो कुछ ब्रांड्स हैं हमारे पास जहां पर सेल्स हैं, तो आप कहां जा सकते हैं जहां पर आप सेल से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। फोरकास्ट ब्रांड है जी, अप टू 50% ऑफ। चारकोल पे अगर आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ। ब्रेकआउट अप टू 50% ऑफ। नेक्स्ट है जी रॉयल टैग, यहाँ पर अप टू 50% ऑफ है। जी तो यहाँ पर इन ब्रांड्स पर अगर आप जाएंगे तो आप अप टू 50% ऑफ से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी अपनी शॉपिंग आप कम पैसों में कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मेरी वॉर्डरोब पसंद आ रही है तो मैं आपको बताती चलूँ जी, कमाश ब्रांड है ये, यहाँ पर आप जा सकते हैं। मल्टी ब्रांडेड स्टोर है, यहाँ पर आपको डिफरेंट ब्रांड्स के कपड़े जो हैं एक ही छत तले मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी जाके आप अपनी ईद की शॉपिंग जो है भरपूर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा मौजूद है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आसानी से आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। जी तो नाजरीन हमारे पास हैं जी करेंसी रेट्स, आपको दिखाते हैं।
सेगमेंट्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुए हैं। फिलहाल हमने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आपको बताना है कि अक्सर आपसे हम डाइट प्लान शेयर करते रहते हैं, आपसे ये शेयर करते रहते हैं कि आपने फिट कैसे रहना है। अब जो ऑलरेडी लोग मोटापे का शिकार हैं वो अपना मोटापा किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, मोटापे के असल नुकसानात क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद शो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि जी हमने सुन भी रखा है, बहुत सारी मिसालें भी ऐसी देखी हैं कि जब कोई भी शख्स मोटापे का शिकार हो जाता है तो वहाँ से एक बीमारियों की सीरीज़ शुरू हो जाती है। शुगर, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी की जड़ कहा जाता है। अब हम लोग तो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते और ना ही हम जो है वो इस तरफ जाते हैं कि जी हम कम खाएं, लेकिन कम खाना ही सेहत की अलामत है। अब जब आप कम भी खा रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं फिर भी वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। मोटापे से निजात आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, मोटापा सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, और फिर आप मोटापे से निजात सर्जरी के थ्रू किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इस पे हम आज के शो में गुफ्तगू करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे जो मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। डॉक्टर माजुल हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जनरल सर्जन हैं और ख़ास तौर पर ओबेसिटी के हवाले से भी हमने इनकी कामयाब सर्जरी आपके साथ शेयर भी की हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने जो है मिसालें भी कायम की हैं। जैसे कि हमने एक दफ़ा आपको दिखाया भी था कि बहुत ही छोटा सा बच्चा था जिसका इन्होंने कामयाब ऑपरेशन भी किया था। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है डॉक्टर? बस अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले हम ज़रूर इस तरफ जाएंगे कि मोटापे से निजात आप सर्जरी के थ्रू किस तरह से, हमने पहले लोगों को रोकना है, बताना है कि मोटापा कितना नुकसानदेह है। बच्चों में भी बड़ों में भी मोटापे के नुकसानात क्या हैं? सबसे पहले तो लोगों के सामने काफ़ी आपको पता है कि पाकिस्तान में मोटापा की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान पहले 20वें 22वें नंबर पे था, आज से को 5-6 साल पहले। अब पाकिस्तान का नंबर 8वां है पूरी दुनिया के अंदर। और दूसरा, जब से कोविड वगैरह सिचुएशन आई है, लाइफस्टाइल और सेडेंटरी हो गया है, तो वेट गेन बहुत ज़्यादा है। हमने सोचा कि अब हम घरों में बंद हो गए हैं, हमने कुव्वत मुदाफ़िज़ ज़्यादा बढ़ानी है तो खाना भी ज़्यादा। और आप यकीन करें, मैंने इस कोविड में ऑलमोस्ट 1 ईयर के अंदर 700 किए हैं, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा। बैरिएट्रिक ऑपरेशन जो है, सही। तो इतने ज़्यादा लोग ओबीज़ हुए हैं और बाहर से भी आते रहे और कम करते रहे। अब मैं जब भी लोगों को बोलता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास तो वो लोग आते हैं जो थक चुके होते हैं, जो हर जगह जाते हैं, डाइटिशियन के पास जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिन पे सब चीज़ें असर करना छोड़ देती हैं, चाहे वो वर्जिश है, चाहे वो मॉर्निंग वॉक है, चाहे वो फिर डिफरेंट डाइट प्लान्स हैं। मुझे वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें डेट दें बस। हाँ। वो कहते हैं बस ये, मैं यार पहले आपको मुझे देखने कि नहीं, हमने सारा सर्च कर लिया, हम थक गए, हमने ये प्लान लिया, हमने वॉक की, एक्सरसाइज की, लेकिन हमारा कुछ नहीं बना। तो लेकिन कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमारे इसके लिए ज़रूरी हैं। अब हर किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकते। सबसे पहले जब भी कोई आता है तो हम उसका पूरा मेटाबॉलिक वर्कअप करते हैं कि इसको कोई थायराइड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि सबसे कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे वेट गेन होता है। उसमें नंबर 1 थायराइड है। थायराइड में अगर वो कम काम करता है तो आपका वेट गेन होता है। तो आप थायराइड लाजमी चेक करते हो बिफोर गोइंग इन, तो आप उसको नॉर्मलाइज आपको करना पड़ता है अगर किसी का वो कम है। कई लोग उसी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो हाइपोथायराइड होते हैं जिनको पहले ही पता होता है, उनमें वेट कम करना बहुत मुश्किल होता है डाइट और एक्सरसाइज से। तो फिर ऐसे लोग जो जिनका फेलियर होता है, हम उन्हें रिकमेंड करते हैं सर्जरी। अब हम उसके बाद इस वर्कअप के बाद हम देखते हैं कि उन्हें कोई और दूसरे हार्मोन, कॉर्टिसोल या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनका वेट गेन है। फिर हम देखते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है घर में। उन्होंने कोशिश भी की है कि वज़न कम करने की, लेकिन डायरेक्ट वो चाहते हैं कि, तो उसमें एक सर्टन क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1 BMI होता है। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, आपके कद और आपके वज़न की रेशो। नॉर्मल BMI इज 19 to 23 होता है, 19 से 23 तक। अगर किसी का BMI 26, 27, 28 हो गया, हम कहते हैं जी ओवरवेट हो गया। 30 हो जाए, हम कहते हैं जी ओबीज़ हो गया। 35 मॉर्बिड ओबीज़ और 40+ सुपर ओबीज़। अब इस क्राइटेरिया के तहत पाकिस्तान में जिनका BMI 30+ हो, अगर उन्हें कोमॉर्बिडीज़ लाइक कि उन्हें साथ दूसरी डिजीज़ हो, जैसे डायबिटीज़ है, शुगर है, उसके साथ ब्लड प्रेशर है, उसके साथ आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, आपके को हार्ट इश्यूज़ हैं, आपकी इनफर्टिलिटी है, PCOS बहुत कॉमन है फीमेल्स के अंदर, अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो हम उन्हें रिकमेंड करते हैं यू कैन गो फॉर सर्जरी। ठीक है। 30 BMI। अगर 35 BMI है तो उन्हें कुछ भी नहीं है। ठीक है। फॉर एशियंस ये क्राइटेरिया, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप
लाजमी सर्जरी कराओ। अब तो चेंज हो गई है सिचुएशन, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत बढ़ गई है, शुगर बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में और दुनिया में। शुगर पेशेंट्स की भी क्या सर्जरी हो सकती है? उनके लिए तो करते हैं। दुनिया में शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका इलाज है, वो है बैरेटिक सर्जरी। ठीक है। और उसमें इतने पेशेंट, यानी हमने तो ये सुन रखा है कि शुगर लाइलाज मर्ज है। नहीं नहीं नहीं, इसमें इतने मेरे पेशेंट हैं जो इतनी इतनी इंसुलिन लेते थे, अब दिन में कोई 100 यूनिट्स भी लेते थे, अब कुछ भी नहीं लेते। और उसके अब 5-5 साल हो गए हैं, 6-6 साल हो गए हैं विदाउट दवाई। और जिनका HbA1c जो 3 महीने का कंट्रोल है वो 13-14 था, अब उनका 5-6 पे है। तो बैरेटिक सर्जरी एक नेमत है उन लोगों के लिए। तो इसलिए आम ये पब्लिक को इनको पता होना चाहिए कि अगर उनकी दवाइयों से शुगर कंट्रोल नहीं होती तो इसी को मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं। तो हम मेटाबॉलिक सर्जरी पिछले कोई 6 सालों से यहाँ कर रहे हैं और अब तो उसमें एक और ऑपरेशन, मेटाबॉलिक सर्जरी से आप शुगर से भी शुगर से भी आप निजात हासिल कर लेते हो। तो अब तो उसके लिए जो क्राइटेरिया आ गया वो 27.5 आ गया है पूरी दुनिया में। क्या अगर किसी का BMI 27.5 है और उसकी शुगर दवाइयों से कंट्रोल नहीं होती तो ये ही और शी कैन गो फॉर सर्जरी। आप जाओ और सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, की होल सर्जरी है, आपने खोलना तो होता नहीं है, नेक्स्ट डे या उसे अगले दिन आप घर चले जाते हो, 4-5 सुराख होते हैं, उन्हीं के थ्रू आप जाते हो। तो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी इसे कहते हैं और इसकी बहुत कम कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन सेफ हैंड्स में जिनको करना आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो इज डूइंग सर्जरी। अब जो भी है, अच्छा, हम कह रहे हैं कि जी कामयाब सर्जरी है और एज सच इसका कोई नुकसान भी नहीं है, सेफ है। अगर आप सेफ हैंड में करा रहे हैं तो सर्जरी का तरीक़ेकार थोड़ा सा शेयर करेंगे ताकि जो लोग खौफजदा रहते हैं कि भाई चीर फाड़ ना करनी पड़ जाए, और वो बताया जाता है कि जी आपकी चर्बी इस तरह से निकाली जाती है, खौफनाक सा अमल एक बना दिया गया है ना, तो असल में किस तरह? असल में अब लोग बैरेटिक सर्जरी को लाइपोसक्शन से कंफ्यूज करते हैं। ठीक है। या टमी टक से कंफ्यूज, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ये अब ये अलग चीज़ें हैं। बैरेट जो टमी टक होता है वो जिसका बहुत पेट लटका हो और उसका वज़न इतना ज़्यादा ना भी हो, लेकिन मल्टीपल प्रेगनेंसीज की वजह से या वैसे, तो आप वो नीचले वाला वो जो लटकी हुई जिल्द है उसे निकाल देते हो, उसे एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक कहते हैं। उससे आपका इतना वेट कम नहीं होता, लेकिन एक शेप बनती है। इसी तरह ही लाइपोसक्शन है। लाइपोसक्शन ये दोनों प्रोसीजर हम करते हैं। लाइपोसक्शन उनका करते हैं जिनका वेट 70-80 हो, 65 हो, जैसे आपके फ्लैंक्स पे फैट है, इधर फैट है, आपके डबल चिन है, किसी की आर्म्स पे है, तो आप स्मॉल होल्स के ज़रिए, स्मॉल कैनलाज होते हैं, उन्हें वो फैट सक आउट कर लेते हो। ये पूरी दुनिया में ऐसे पेशेंट्स के लिए अच्छा तरीका इलाज है, लेकिन इसमें वेट बढ़ जाता है जब आप खाओगे। अच्छा। तो ये क्या है, वेट लॉस नहीं होता इससे, ज़्यादा 1 किलो 2-3 किलो कम हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, आपकी शेप बन जाएगी, बॉडी एक शेप में आ जाएगी। तो लाइपोसक्शन उन लोगों के लिए बेहतर है। तो अब जो बैरेटिक सर्जरी है, बैरेटिक सर्जरी में आप फैट नहीं निकालते, इसमें आप स्टमक का साइज़ कम कर देते हैं, मैदे का एक साइज़ कम करते हैं, जैसे 75-80% आप कम कर देते हो। और एक हार्मोन है, ग्रिलिन हार्मोन है, वो आपके पैनक्रियास पे एक्ट करता है और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। इसमें ये होता है कि जो आप नॉर्मल खाना खा रहे हो, अगर आपका ग्रिलिन ज़्यादा है तभी आपका वेट गेन होएगा। बंदा कहता है यार मैं तो खा ही कम रहा हूँ, स्टिल वी आर गेनिंग वेट। तो ये उन लोगों के क्वेश्चंस का आंसर है जो कहते हैं कि यार हम तो डाइट भी कम करते हैं और वेट क्यों। अब जब आपका पहला फैट कम नहीं होगा, आपका वजन बढ़ता ही रहेगा। अच्छा, बैरेटिक सर्जरी के बाद क्या आपको अपनी डाइट और पूरा चार्ट एक आप बना के देते हैं जिस चीज़ का आपको 6 वीक्स आपको लिक्विड डाइट में रहना पड़ता है। इस तरह जो बहुत मोटे हैं, जिनका 150 से ऊपर है, 200 से ज़्यादा वजन है, उनको तो मैं 6 महीने रखता हूँ, रोटी चावल वगैरह नहीं खाने। तो आप पूरा ऑपरेशन करना नहीं है, ऑपरेशन के बाद आपको पेशेंट को देखना पड़ता है, संभालना, उनको आप स्पेशल डाइट देते हो, उसके मुताबिक आप चलते हो। इसी में 2-3 सर्जरीज हैं बैरेटिक में। जो सबसे कॉमन पूरी दुनिया में हो रहा है उसे कहते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। आप मैदे का साइज़ 75-80% कम कर देते हो स्मॉल होल्स के ज़रिए। दूसरा जो बहुत कॉमन आजकल चल रहा है, एक नया प्रोसीजर है, उसे कहते हैं मिनी गैस्ट्रिक बाईपास या 1 एनास्टमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास। इन्हें कहते हैं मेटाबॉलिक सर्जरी। इसमें क्या होता है कि आप स्टमक बाहर नहीं निकालते। अच्छा। आप एक पाउच बना देते हो, तो इंटेस्टाइन को डायरेक्ट वहाँ लगा देते हो। अच्छा। तो उससे क्या होता है, इसमें 2 इफेक्ट्स आते हैं बैरेटिक सर्जरी के। एक रिस्ट्रिक्शन, यानी एक तो आपने साइज़ कम कर दिया, एक आपने मैल एब्जॉर्प्टिव चीज़ लगा दी, यानी आप जो खाना खा रहे हो वो हजम देर से हो। तो जब देर से हजम होगा तो क्या होगा, कम कैलोरीज एब्जॉर्ब होंगी। तो इसलिए जब आप स्लीव में क्या करते हो, आप खाली साइज़ कम करते हो, वो रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर है। इसमें क्या है, मैल एब्जॉर्प्टिव, आप साइज़ भी कम कर दिया, एक पाउच बनाया, उसके साथ आपने इंटेस्टाइन को लगा दिया। तो दुनिया का मोस्ट पावरफुल प्रोसीजर है ये 1 एनास्टमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास। इसमें डायबिटीज़ का कंट्रोल बहुत अच्छा है और आपकी शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल होती है, वेट गेन भी कम होता है।
स्लीव में कॉमन जो अभी देखा गया है कि अगर आप खुद मेंटेन नहीं करते तो आपका वेट गेन होता है स्लीव के बाद भी। तो जो लोग मेंटेन करते हैं उसके वो ठीक रखते हैं। इसमें ज़रा कम है दोबारा बढ़ने के चांसेस, जिसमें आप रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास है, या ये है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, या एक और है साडी और सासी में वो भी वो सिंगल एनास्मोसिस स्लीव वालियल बाईपास, उसमें जिनकी शुगर बहुत ही अनकंट्रोल्ड हो, 15-20 साल है किसी को शुगर, तो आप क्या करते हो, इतना वेट ज़्यादा भी ना हो तो आप उनका सासी कर देते हो, तो उसमें उनकी डायबिटीज़ का कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। उसमें वेट लॉस इतना ज़्यादा नहीं होएगा अगर हम एलिमेंट वो गट का थोड़ा हिस्सा लगाएंगे, लेकिन हार्मोन्स जो हैं जो शुगर वाले ग्लूकागॉन और दूसरे हैं इनके हार्मोन्स होते हैं उनका इफेक्ट कम होता है, तो इसका आपका शुगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है। मेरे पेशेंट 5-6 पेशेंट थे जो रिसेंटली इसमें मैंने ये 100 कर ली हैं यहाँ, बल्कि 200 हो गए हैं ये वाला। इसका डाटा भी हो गया, तो ये बड़ा अच्छी रिसर्च है पूरे वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड में भी किसी ने 2-2.25 से ज़्यादा नहीं किए हुए ये वाले ऑपरेशन। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि ऐसा मतलब हमने पूरा इधर बड़ा सेंटर बनाया हुआ शालामार में, एक साइडर है, वहाँ पूरी इवेलुएशन होती है, जो गरीब बंदे हैं उनका बड़ा वहाँ ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि आपके पास इतना अच्छा सिस्टम मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी यंग लड़कियों को भी इशू आ रहा है हार्मोनल डिस्टर्बेंस का, उससे बहुत सारे आगे चल के मसाइल बढ़ते हैं। क्या ये सब भी मोटापे का आगे चल के पेश खैमा होते हैं या उसकी वजह से होता है? बहुत ज़्यादा। आप यकीन करें, मेरे पास लास्ट जो 5-6 ईयर्स हैं ऑलमोस्ट 20-30% जो वो पेशेंट हैं वो बच्चियाँ यंग गर्ल्स हैं, 15-15 साल की बच्ची, 17 साल की, 18 साल की, जिनको PCOS हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसमें ओवरी उनके हार्मोन्स प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी ओवरी स्वेल कर जाती हैं, पॉलीसिस्टिक हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके चेहरे पे बाल वगैरह भी आते हैं और आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं। तो उनके लिए दुनिया में एक ही ट्रीटमेंट है, वेट कम करना। ठीक है, ये चाहे आप डाइट एक्सरसाइज करो, लेकिन जो लोग बैरिएट्रिक सर्जरी कराते हैं विद इन 4-5 मंथ जब उनका वेट नॉर्मल पे आता है तो उनकी PCOS ठीक हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जिनकी शादियाँ हो गई हैं, बहुत सी ऐसी जो शादीशुदा हैं जिन्हें PCOS थी, जिनकी कोई औलाद नहीं थी, उनके बेबीज़ हो गए। मेरे एक पेशेंट थी 18 साल बाद उसका बेबी हुआ। अच्छा। और कुछ हैं 15-15 साल बाद, तो बहुत सारे हैं। तो ये एक ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जो मल्टीपल वो जो उन्होंने तरीके अडॉप्ट किए हैं, लेकिन वेट उनका कम नहीं हुआ, वज़न 120 था, 100 था, जब वो 60 पे आया उन्होंने कंसीव किया, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा है कि यार अगर किसी की बेबीज हो जाएं और उन्होंने कंसीव कर लिया तो इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। कॉम्प्लिकेशन हर ऑपरेशन की होती है, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि उसको आप ध्यान से करो, ये करो। इसमें लेस देन 1% है चांस, जो कि अपेंडिक्स में भी लेस देन 1% होता है। तो आप देखते हो कि सक्सेस कितनी है, जब भी आप देखते हो लेबल करते हो यार फ़ायदा कितने लोगों को हो रहा है, नुकसान बहुत कम है। अगर आप सही फॉलो अप करोगे, सही बंदा ऑपरेट कर रहा होगा, तो उसमें मतलब लोग अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा, और आप सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजारना शुरू कर देते हैं। खैर, ये तो हमारे यहाँ जो इलाज मौजूद है मोटापे से निजात का, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आप मोटापे से बच कैसे सकते हैं? कितना आपका वेट हो तो आपको परेशान होना शुरू हो जाना चाहिए? एक प्रॉपर और हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? डॉक्टर साहब से मैं ये भी जानूंगी। आप हमारे साथ ही रहिएगा, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर माज हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जदीद तरीका इलाज क्या मौजूद है मोटापे से छुटकारे का, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, कितना वेट स्टैंडर्ड होना चाहिए, बच्चों में, बड़ों में, नौजवानों में, आपको कितने वेट के बाद आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है? हर एज ग्रुप के लिए एक स्टैंडर्ड वेट तो हो गई। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? हाँ जी, अब तो इन्होंने ये कर दिया, आगे मैंने आपको BMI बताया है कि BMI पे हम रूल करते हैं। अगर किसी का जो BMI बढ़ता है तो उसका वेट है वो वेट होता है वो। अगर कोई 23 से ऊपर होगा तो और वेट होगा, 30 से ऊपर ओबीज होएगा। इसी तरह अब जो उन्होंने देखा है कि जो अगर आपका वेट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपका पेट निकला हुआ है, अगर फीमेल्स में किसी की वेस्ट 30 से ज़्यादा है और मेल में किसी की वेस्ट 35 से ज़्यादा है, तो वो ओबीज है। उसका वज़न बेशक 70 हो, वज़न बेशक 60 हो, अगर आपकी तोड़ निकली हुई है तो क्यों? क्योंकि वहाँ जो फैट है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से, और उस पर बड़े अब उन्होंने रिसर्च भी की है। ऐसे हार्मोन्स हैं लेप्टिन और इंक्रेटिन, वहाँ से क्या होता है वो आपके बाकी बॉडी ऑर्गन्स हैं, किडनी पे, आपके हार्ट पे, आपके लंग्स पे अफेक्ट करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये पेट वाली फ़ैट बहुत डेंजरस है। जो आपके बाजों वाली फ़ैट है, आपकी टांगों पे है,
वो इतनी मैटर नहीं वो करती। इतना नुकसान नहीं, लेकिन जो पेट पे फैट है वो नुकसान। इसीलिए सबसे पहले क्या है, आप वॉक करें। मैं लोगों को कहता हूँ 10,000 स्टेप्स आप करो एटलीस्ट। 10,000 स्टेप्स अपना रूटीन बना लो। किस दिन 10,000 नहीं किए, 8,000 किए हैं, तो अगले दिन 12,000 करो। एटलीस्ट 5 दिन तो करो ना। एटलीस्ट 40 मिनट्स से वॉक, फिर या 45 मिनट्स आप वॉक करोगे तो इतने स्टेप्स हो जाते हैं। ठीक है। तो आप ये करोगे, 5 दिन करोगे तो आप ठीक रहोगे। मैं लोगों को कहता हूँ नाश्ता लाजमी किया करें। जो लोग नाश्ता नहीं करते वो वेट उनका इनिशली कम होएगा, बाद में बढ़ जाएगा। ठीक है। नाश्ता आपने सारा दिन काम करना होता है, तो हेल्दी डाइट लाजमी, नाश्ता बेशक अच्छा नाश्ता करें। दोपहर को आप लाइट सा लें और रात को भी हल्का लें। रात, अब जिसने वेट कम करना है वो अगर रात को जितना टाइम पहले करता जाएगा ना, उतना उसका वेट जल्दी कम होएगा। नॉर्मली सपोज अगर आप 9 बजे खाते हो तो उसको 8 बजे कर दो, उसको 7 बजे कर दो, 6 पे ले आओ। ठीक है, आपको देखिए गांव में ये लोग 5-6 बजे खाना खा लेते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो जितनी जल्दी आप करोगे, क्योंकि आपको जो बिल्डिंग टाइम है, रिपेयरिंग टाइम है, वो बढ़ जाता है। आप 9 बजे सो जाते हो तो वो आपकी रीबिल्डिंग होती रहती है, आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। और जब आपके मुंह में पहली चीज़ जाती है तो आपका वेट, आपका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है। तो इसलिए जब आप सुबह उठो, नमाज में पढ़ो, तो आपको चीज़ ले लो, या नींबू पानी ले लो, को फ्रूट ले लो, ये प्री ब्रेकफास्ट होता है। ठीक है। तो इससे आप करोगे तो वेट लॉस अच्छा होता है। ठीक है। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आप लाइफ स्टाइल अच्छा रखोगे तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो आप खुद ही अपना काम फिर कर आप लो, मोटापे का शिकार ही नहीं होंगे। आप अब मुझे, होगे ही मेरे पास वक्त कम है, बीएमआई के अलावा मुझे बता दें कौन सा तरीक़ेकार मौजूद है हमारे यहाँ। यही फैट वाला बताया ना आपको, जिसकी अब आप वेस्ट देखते हो ना, ठीक है। ये जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, अगर वो 30 से प्लस है तो वो 20 है फीमेल ठीक हो में। गया। अगर मेल के अंदर 35 से प्लस है तो वो 20 है। इसलिए बच्चा हो फीमेल हो, तो अगर इनमें आपने एक तो बीएमआई देखना है और वेस्ट देखनी है। ठीक है। इसमें वेस्ट बड़ी हुई है तो आपको ये बनता है। ये 2 चीज़ें हैं, अगर ये 2 चीज़ें हो तो ओबेसिटी का शिकार आप हैं, ओबेसिटी ये का आप शिकार आप हैं। कंफर्म कर लिया। अगर आपको साथ आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, आपने कोशिश कर ली है, आपका वज़न कम नहीं हो रहा, तो फिर आप डॉक्टर के पास आओ, अपने आप को चेक कराओ। आपको कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं वो देखो, नहीं है तो बजाय कुछ और के आप थक के बैठ जाओ, क्योंकि सांस सबसे पहले ख़राब होता है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, थोड़ा चलोगे आपका सांस खराब हो जाएगा। आजकल वैसे ही कोविड है, और कोविड वैसे ही आपकी लंग्स को सबसे पहले पकड़ता है। ऐसे ही। तो ये बैरियाटिक सर्जरी सारे उसमें सेफ़ है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ बैरियाटिक, वो जो ASMBS है, उन्होंने ये पूरी स्टडीज़ की है कि ऐसे लोग जिनकी सर्जरी हुई है, ऐसे मोटे जिनकी नहीं हुई, जो लोग मोटे ज़्यादा हैं वो ज़्यादा कोविड का शिकार हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जिन्होंने ऑपरेशन करा लिया है, और वो कम है। सही। और फिर उन्होंने एक और स्टडी की कि ऐसे लोग जिन्होंने ऑपरेशन हो चुका है, उनको ज़्यादा लगता है कि जो आम पब्लिक है, उनको दूसरों को ज़्यादा लगता है, उनको कम लगे। बिल्कुल। तो ये कोई वो ऐसा नहीं है। तो यानी इंतहाई सेफ भी है, इसका आपको इट्स वेरी नुकसान कोई सेफ। नहीं होगा। बिल्कुल। तो आप लाइफस्टाइल अगर अपना अच्छा रखो, उसे डाइट करो, वॉक करो, जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वो लो, हेल्दी डाइट लो, जंक्स और वो टिन ये वाले फूड मत लें जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं। हेल्दी डाइट लेंगे, जितना आप हेल्दी खाएंगे, नेचुरल चीज़ों की तरफ उसे लेंगे, ठीक उतना आप होता है। मोटापे से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं जी, आज वर्ल्ड जो है फॉरगिवनेस डे, ग्लोबल फॉरगिवनेस डे मनाया जा रहा है। माफ़ी की अहमियत क्या है? हम आपस में बहुत सारे मामलात अपने सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से ख़राब कर देते हैं कि हम समझते हैं अगर हम किसी से माफ़ी मांग लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमारी इंसल्ट होगी। चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है, मुआफ़ करना जो है वो हमेशा से अल्लाह ताला को भी बहुत ज़्यादा पसंद रहा है। आपके बहुत सारे रिलेशनशिप जो हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो ख़राब हो रही होती हैं, वो सिर्फ आपके एक सॉरी कहने की वजह से ठीक हो जाती हैं। तो वर्ड सॉरी जो है ये असल में एक बहुत अपने अंदर बहुत चीज़ें समेटे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी दुनिया इधर से उधर हो जाए, माफ़ी तो हम नहीं मांगेंगे, हम छोटे हो जाएंगे। तो माफ़ कर देना एक बड़ापन तो है ही है, इससे मामलात किस तरह से बेहतर हो जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और इसकी असल में इसकी अहमियत क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मेहमान मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर सहर चावला ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, क्या वाकई माफ़ करने से कोई छोटा हो जाता है? अच्छा, एक बड़ी मशहूर कहावत है, उससे बात शुरू करेंगे कि किसी ने पूछा किसी बड़े बुजुर्ग से कि जो इश्क मजाजी है वो क्या है। उसने कहा कि अपनी अना को एक के आगे ख़त्म करना, यानी इंसान की मोहब्बत। और इश्क हकीकी खुदा से मोहब्बत क्या है? अपनी
अना को सबके आगे ख़त्म कर देना। तो दरिया को कूजे में बंद करते बात करूँगी कि जब आप अपनी अना को सबके सामने ख़त्म कर देते हैं तब आप अपने अंदर वो एक स्पिरिचुअलिटी और एक वो रूहानियत का एसेंस, खैर ये तो एक बहुत बड़ी डोमेन है, उसका एक बीज बोने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। और किसी से माफ़ी मांगने का मतलब ये है कि आपने अपनी अना को ख़त्म कर दिया है, और अना को ख़त्म करना एक बेहतरीन इक़दाम है, इसको बिल्कुल करना चाहिए। वैसे भी आपने अभी जिस तरह से बात स्टार्ट की है, तमहीद स्टार्ट की है कि हमारे इस्लाम में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। लोग जब हज उम्रों पर जाते हैं तो अपने सारे रिश्तेदारों से ये रिचुअल है कि माफ़ी मांग के जाते हैं, सिला रहमी करके जाते हैं, क्योंकि कता ताल्लुक करने वाले की तो इबादत भी कबूल बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आपने दिल में, अच्छा कुछ लोग होते हैं ऐसे, डिफरेंट टाइप्स है लोगों की, कि आप दुनिया को दिखाने के लिए माफ़ी तो मांग लेते हैं लेकिन दिल से आप बुग़्ज़ अपने ख़त्म नहीं करते, क्या फ़ायदा होता है ऐसा? देखिए बुग़्ज़ और ये तो लाहौल वला क़ुव्वत उसके मुनाफ़क़त के ज़ुमरे में आ जाती है। बुग़्ज़ और कीना दिल में रखने वाला तो वैसे भी मुसलमान और मोमिन अगर रिलीजन की कैटेगरी से बात करें, और उसके अलावा वो अपने आप को मेडिकली भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। आप जब एंगर में रहते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, बात को मैं ज़रा मेडिसिन की तरफ लेके जा रही हूँ, आप अपने जिस्म में वैसे ये रियलिटी है वाकई, आप हर टाइम जब अपने दिमाग को टेंशन में रखते हैं आप बीमार होते हैं। डैमेज और ऑर्गन्स सबसे ज्यादा तो आप अपनी किडनी को डैमेज करते हैं, अगले बंदे को नहीं पता आप सड़ रहे हैं, आप कुड़ रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो आप अपना चले इसको इसी नजरिए से सोच लें, खुद की मोहब्बत से ही सोच लें कि आप अपना नुकसान बिला वजह क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक और बात की वजाहत ये भी करती चलूंगी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नाकाबिले माफी होती हैं, और यहीं पर हर एक का थ्रेशोल्ड भी डिफरेंट होता है, फिर भी माफ कीजिए। और ये मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, ये करके भी कोशिश कर चुकी हूँ। आप जब माफ कर देते हैं उसके बाद सलाम दुआ रखें, ठीक है, अगर आपसे नहीं, कुछ चीजें इंसान की एबिलिटी से बियॉन्ड होती हैं, उस तरह नहीं मिलने जुलने की फ्रीक्वेंसी रखी जा रही ना रखें, लेकिन सलाम दुआ जरूर रखें और दिल से उस चीज को मिटा दें। देयर इज अ सर्टेन पीस एसोसिएटेड विद इट। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, आप कुछ लोग माफी मांगना चाह रहे होते हैं, आपके रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स में, आप लोग माफी मांगना चाह रहे होते हैं लेकिन आप मांग नहीं पा रहे होते हैं, आपको प्रॉपर तरीकेकार नहीं पता होता, आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे होते हैं, आप अपनी फीलिंग, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना ही नहीं जानते हैं, कैसे कर सकते हैं? अच्छा, देयर इज अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर वेरी क्यूट, वो आप भी रिलेट कर सकेंगी फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में, कि माफी मांगने का उनका क्या तरीका होता है, वो अगले दिन नॉर्मल तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसी बात करेंगे कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए आज ये पहन के आई हूँ, तो ये भी माफी का ही तरीका होता है। अब यहाँ पे जो सामने वाला बंदा है उसका काम है कि वो अपना दिल थोड़ा बड़ा करे और वो अब अपनी अना को नीचे लाए, कि अगर उसके हल्का बाब में किसी से ज्यादती हो भी गई लेकिन वो देख रहा है ये रिकॉन्साइल करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसको नहीं समझ आ रही कि उसको लफ्जों में कैसे डाले, लेकिन वो सिला रहमी करना चाह रहे, तो आप उसको माफी समझ लें, आपने जरूर अगले के मुंह से ये लफ्ज निकलवाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक वो प्रॉपर सॉरी का वर्ड नहीं सुन लेते ना, वहां पे ये फिर उनकी अना है, वहां पे भी अना को मारना है, यहाँ पे भी अना को मारना है, दोनों तरफ से ही कम होगा तो फिर ये वाली अना है, इस अना को अल्लाह सलामत रखे। हम दूसरे गुरूर और तकब्बुर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ जो है वो थोड़ा सा कम होगा तो उसके बाद ही फिर। अच्छा, आप तो हमारे यहाँ इतने जबरदस्त तरीके आ गए हैं, आप कार्ड्स के जरिए, आप गिफ्ट्स के जरिए किसी से आप सॉरी कह सकते हैं, वो तो बड़ा अच्छा तरीका है। वो भी एक बहुत ज्यादा तरीका है। जो इंट्रोवर्ट्स हैं, एक होते हैं ना दो पर्सनालिटी टाइप, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, अब जिस तरह मेरे जैसा बंदे तो पहुंच जाएगा हाय हाय मुझसे ये हो गया मुझे माफ कर दो, बिल्कुल ऐसे लेकिन कुछ इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं, उनका ये तरीका है, उनके लिए ये बड़ा अच्छा है कि आप एक कार्ड लिख दें, आप एक लेटर लिख दें, और अगर जो सामने वाला है वो उस मोहब्बत के काबिल होगा, वो उस मोहब्बत को डिजर्व करता होगा, यकीन करें वो उसको रेसिप्रोकेट जरूर करेगा, और अगर नहीं भी करेगा आप छोटे नहीं हुए, यू हैव प्लेड योर पार्ट। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब छोटे बड़े होने की बात की जा रही है, हमारे यहाँ एक सोसाइटी का अलमिया ये है ना कि अगर आप बड़े हैं, आपने गलती कर दी है, तो आप छोटे किसी से माफ़ी नहीं मांग सकते हैं। इस डिफरेंस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? अच्छा, मैं इस कॉन्सेप्ट से बड़ी मतलब वो कहते हैं ना तंग हूँ कि जो आपके पास बड़े होते हैं उनको अपना दिल बड़ा करना चाहिए, और यकीन करें छोटों में आप एजिटेशन, गुस्सा, इरिटेशन कम और अपनी इज्जत ऊपर करते हैं जब आप उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। अभी रिसेंटली मेरे अपने साथ एक इस तरह का थोड़ा सा हुआ है कि मुझसे एक रिश्ते में और डेजिग्नेशन में भी बड़ी थी, बट स्टिल शी ट्राई टू रिकॉन्साइल। फर्स्ट मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे दिल में उनकी इज्जत किस हद तक बढ़ चुकी है। तो ये चीजें एक एज अ छोटा मैं आपको बिल्कुल, बल्कि मुझे बाद में शर्मिंदगी हुई कि मैंने जाके उनसे माफी क्यों नहीं मांगी, मैं चली जाती, वो मुझसे बड़ी थी। और यहाँ पर जो छोटे हैं उनको भी इस बात का अगेन ख्याल रखना चाहिए कि जो भी हुआ कुछ नहीं होता, वो मेरा बड़ा है, वो मुझसे रिश्ते में, और ये आपको तब समझ आती है ना कि अगर आप किसी से माफी मांग रहे हैं, माफ करने वाले को भी थोड़ा बड़ापन का मुजाहरा करना चाहिए,
कुछ लोगों की आदत होती है रिपीट बार बार वो ये चीज़ें कर रहे होते हैं, गलती की सॉरी कह दिया, गलती की सॉरी कह दिया। अगला बंदा क्या करे जब वो तंग आ जाता है कि यार इसकी तो आदत ही है, और फिर कुछ वाकई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, जिनको आप सर से नहीं गुजार सकते हैं, फिर वहाँ पर क्या किया जाए? अच्छा अनाई, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। इसको आप ये नहीं कहते माफी मांगना, इसको कहते हैं क्रॉनिक पैटर्न। ये एक पूरा बिहेवियरल पैटर्न है, ये पूरा एक नफ्सियाती मसला है। ये नॉर्मली ज्यादातर वैसे क्रॉनिक किस्म की मैरिजेस में देखा जाता है, बड़ी टॉक्सिक किस्म की मैरिजेस में देखा जाता है कि गलती की, दिल आजारी की, माफी मांग ली, दिल आजारी की, माफी मांग ली। नहीं, यहाँ पर कॉन्फ्रंटेशन की जरूरत है, यहाँ पर बिठाकर बात करने की जरूरत है। अगर मामला बहुत जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो किसी तीसरे, किसी बड़े बुजुर्ग, किसी सिंसियर दोस्त, आपको यहाँ पर मेंटल काउंसलिंग की जरूरत है, और यहाँ पे किसी बड़े बुजुर्ग को बिठा के उनसे बात करने की जरूरत है कि दिस पैटर्न इज नॉट टॉलरेबल, और इस पैटर्न को पुटअप करके आपको खुद को ज़हनी अजियत में डालने की जरूरत नहीं है। इसका प्रॉपर आप डील करें इसके साथ, और अगले से बात करें इस पे कि ये अगर मामला इसी तरह चलता है तो फिर कॉन्टिन्यूएशन इकट्ठे, चाहे दोस्ती का रिश्ता है, जो भी रिश्ता है, उसमें पॉसिबल नहीं है। सही। अच्छा अब मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे हमने देखे रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, इवन डाइवोर्स तक। कल हमने बात भी की थी कि डाइवोर्स रेशो बढ़ती चली जा रही है। ये माफ़ी तलाफ़ी ना करना, अपनी गलती ना मानना, माफ़ी मांगने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि आप ये समझ लें कि आप कहीं ना कहीं गलत थे, आपने गलती की है। कितना ज़रूरी है ये चीज़ें मानना? देखिए, अगर आप समझते ही नहीं है किसी भी गोल की अचीवमेंट की तरफ, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ द मिस्टेक्स दैट यू हैव बीन कंटिन्यूअसली मेकिंग ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स। अगर आपको उस चीज की एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है तो फिर आगे इसका मतलब है आप ड्रामा करें। वही वाली बात है कि आप मुनाफकत करें। डिवोर्स रेट्स वो एक पूरा टॉपिक है, लेकिन उसके बढ़ने की ना दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि वाकई लोगों की जो अना का प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और दूसरी रीजन ये भी है कि लोगों को अपने राइट्स की, खास करके खवातीन को, अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा होती जा रही है। आज जिस टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं, लोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। आपको इंटरनली इस चीज़ का इदराक होता है कि आपने किसी के साथ गलत किया है, लेकिन आप अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन को ना आप हर्ट नहीं करना चाह रहे होते कि भाई मेरी जो इज्जत ख़राब हो जाएगी, सारी दुनिया को पता चल जाएगा मैंने गलती की है। इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आके आप जो है माफ़ी मांगने से भी भागते हैं और रियलिटी को फेस भी नहीं करते हैं। देखिए, ऐसा है कि वही सारी बात है, जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये रिश्ते मेरी ज़िंदगी में कितने ज़रूरी हैं, और ऐसा नहीं होता कि एकदम से जब आप उठते हैं और आपका रिश्ता ख़त्म हो गया होता है। वो छोटा डैमेज होता है क्रॉनिकली, जो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स आप उसको करते जा रहे होते हैं, पूरी स्टोरी होती है, वो एकदम से एक बंदा नहीं फटता। उससे हमारे पास क्या होता है कि रिश्तों में जो प्रोवाइडर होता है ना, उसमें ये एक ज़्यादातर रिश्तों में एक बंदा जो है वो डोमिनेट होता है। ये सिर्फ मियाँ बीवी की बात नहीं करी, ओवरऑल जो प्रोवाइडर होता है ना, कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली समझना शुरू कर देता है कि अगर मैं गलती कर भी दूंगा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा इसको, मैं ये भी तो करता हूं ना। वो हमारी पंजाबी का एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, अजदा दूध पी दे उस मजदी छड़ भी सहनी पैंदी है। मैं इस मुहावरे के बहुत अगेंस्ट हूं, खास करके जब ये छोटे बच्चों को, औलाद को इमोशनली अब्यूज करने के लिए बोला जाता है। आप जिस मज की बात करिए, पेरेंट्स उनको दूध पिलाना आपका फर्ज है, लेकिन उसकी आड़ में उनको इमोशनली सबमिसिव करके छड़ मारना, दिस इज नॉट राइट, और इस मुहावरे का इस्तेमाल भी छोड़ दें। सही, बिल्कुल जी। आपको ना कुछ चीज़ें समझने की भी ज़रूरत होती है। आप सिर्फ मुहावरों तक अगर महदूद रहें, उनकी डिटेल में ना जाएं, तो उस तरह से आपको वो चीज़ें समझ भी नहीं आती हैं। हमने अब अपने मुआशरे से इस चीज़ को ख़त्म करना है। हम ठीक है, गलती तो सबसे होती है, हमने सॉरी भी कहना है, आगे भी बढ़ना है, अपनी रिलेशनशिप को भी बचाना है, दोस्तियों को भी बचाना है। आपको बच्चों की परवरिश में, आपको अपने घर के सेटअप में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आपको एक स्टेप पे जाके इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े? अच्छा ना, मैं ना हमेशा ये कहती हूँ कि अपने बच्चों से इज्जत से बात करें। उससे क्या होता है, उससे आप अपने बच्चों को मेंटली कंडीशन कर देते हैं कि तुम इस इज्जत के काबिल हो, और आप अपने बच्चों के साथ ये भी सिखा देते हैं कि जो इज्जत है वो सिर्फ रिसीविंग एंड पे नहीं होती, वो गिविंग एंड पे होती है। अल्टीमेटली जब आप किसी से अच्छे तरीके से बात करना शुरू करते हैं ना, तो उनको पता होता है कि हमने भी फला बंदे से अच्छे तरीके से बात उनको फॉर द पीरियड ऑफ लाइफ टाइम एक डेजिग्नेशन, एक मुकाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। पहले दिन से ही उनको इस तरह ट्रीट करें जिस अल्टीमेट मुकाम के लिए आप उनको प्रिपेयर कर। सही। तो ये जी हमने जाते जाते आपको एक राज की बात भी बता दी है कि आपको किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करनी है, किस चीज़ का ख्याल रखना है। जब आप खुद इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे खुद ब खुद जो है उन चीज़ों को फॉलो करते जाएंगे, किसी दूसरे से भी उसी तरह से पेश आएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम को पहुँचा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।